दोस्तों आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। यानी कि ज़िंदगी में अगर किसी से आप लोग एक तरीके से अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, अगर कोई आप लोगों को छोड़ के चला जाए या फिर कोई आप लोगों को ज़िंदगी में ठुकरा कर चला जाए, कोई आप लोगों को ज़िंदगी में अहमियत ना दे, तो उसका सबसे शानदार तरीका होता है कि आप लोग ज़िंदगी में इतने सक्सेस हो जाओ कि दोनों में इतना डिफरेंस हो जाए कि वो कभी सोचे भी ना आप लोगों के पास भी आने की। यानी कि मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी ये ऐसी कई सारी न्यूज़ आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी कि एक लड़की एक लड़के को छोड़कर चली गई और उस लड़के ने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया या फिर उसके ऊपर किसी और तरीके से अटैक कर दिया। मतलब कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं आप लोगों को। पर लेकिन सोचो, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें गाना ने ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी, तो उसमें एक पॉजिटिव एक रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि बंदा आईएएस बन जाता है चल के। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है इस बंदे के साथ में। ये इसकी बॉडी पर इतना फैट था कि लड़की जो है इसको फैटी बोलकर छोड़कर चली गई। तो इस बंदे ने इतना शानदार ट्रांसफॉर्म किया अपनी बॉडी को, जो कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पाते हैं। तो ये होता है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तुमको छोड़कर गया इंसान, तो सामने वाले को उसको ये चीज़ अगर आप लोग फील करा दोगे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपनी सक्सेस के थ्रू कि हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज़ को चेंज करने की, ये मैंने अब तक नहीं किया क्योंकि मैंने करना नहीं था और अब करके दिखा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों के जो खुद के लिए भी एक रेस्पेक्ट निकल कर आती है और इससे आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार जिंदगी में ना कुछ भी अचीव किया जा सकता है। और इससे आप लोग हमेशा अपने एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ में आगे निकल कर आओगे। तो हमेशा अपने सामने एक कोटेशन रखो कि बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, ना कि उसके सर में जाकर एक तरीके से पटाखे फोड़ रहे हैं, उसके सर में जाकर कुछ भी उल्टी सीधी एक तरीके से नहीं, कई बार अटैक करना है उसके ऊपर जाकर, कोई गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब एक तरीके से बेहुदी हरकतें होती हैं। और ये वाली जो हरकत है, ये वाली हरकतें हमेशा थम्स अप देने लायक है, हमेशा अप्रिशिएट करने लायक है और हर एक इंसान इसको अप्रिशिएट करेगा सोसाइटी में। और आप लोगों की खुद की पर्सनैलिटी में भी जो चेंज आएगा उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं होगा ये, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो एक तरीके से जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ें रखो यार, उससे आप लोगों की ज़िंदगी जो है हमेशा आगे बढ़ती नजर आएगी। क्या आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। या फिर आप लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप लोगों के साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज है 24 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं और एक न्यूज़ तो इतनी इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे पढ़कर, मतलब पहली बार मैंने जब उस न्यूज़ को पढ़ा मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो वो न्यूज़ भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों के अंदर बेचैनी है कि उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, आप लोग खुद ही वो न्यूज़ देखनी है, तो आप लोग उस न्यूज़ के बारे में जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग अभी एक बार टाइटल बता देता हूँ। यहाँ पर इसको बोला जा रहा है यहाँ पर टेंसर स्केल, TANNER, तो टेंसर नहीं सॉरी टेनर, ठीक है। तो टेनर स्केल इसका नाम दिया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया। क्या है ये, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। इससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक तरीके से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको किस तरीके से स्केल पर नापा जाता है। तो ये भी एक स्केल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अभी यहाँ पर हमारे द्वारा एक मिसाइल एक्सीडेंटली पाकिस्तान के ऊपर छोड़ी गई थी, तो वो अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार हमारी गलती थी वो। तो उसके चलते अभी यहाँ पर एक आर्टिकल है, उसके बारे में जानेंगे। एक आर्टिकल छोटा सा है, एनडीटीवी को खरीदने जा रहे हैं अदानी। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसको जाकर देखोगे तो हर जगह इसके बारे में बातें हो रही है। तो समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या क्या मुद्दा है, पूरा एक ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में जानेंगे वीडियो के एंड में, वो केनिया होगा, इसके बारे में समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी उनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर 5 वोकेबलरी भी होंगी। उसी के साथ में आज के जो एसएलवी कमांडो है उनके फिर आंसर भी हम लोग देखेंगे। तो यानी कि डिस्कशन तो बहुत ही यार उम्दा रहने वाला है, आप लोगों को सुनकर जो है नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आप लोगों के सामने, बताइए कौन है ये। इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है कि कुछ हद नहीं है, ठीक है। इनके बारे में एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पहचानो कौन आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। हालांकि मैक्सिमम लोग आप लोग सारे जानते ही होंगे, पर फिर भी देखता हूँ आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो नहीं जानते इनके बारे में। नहीं पता है, टेंशन मत लेना, वो आप लोगों को कल जानने को मिल जाएगा। और वैसे आर्टिकल भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कई सारे आर्टिकल यार ऐसे होंगे जिसके एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग दोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे। और वो कब दोगे, जब डिस्कशन को आप लोग टकटकी लगाकर देखोगे, तब आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अच्छे से आप लोग देखेगा टकटकी लगाकर, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए उनके आंसर शानदार तरीके से आप लोग दे पाओ। और जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई उसी से रिलेटेड आज की एक मोटिवेशनल कोटेशन भी है, जो जिंदगी में अक्सर आप लोगों ने कई बार देखा होगा, काफ़ी लो हम लोग फील करते हैं। ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पता नहीं हम लोग कैसे चीज़ों को सुधार पाएंगे, कहीं फंस से जाते हैं। तो यार जिंदगी में आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि मुकद्दर एक तरीके से उसी का साथ देता है जो सिकंदर बनकर पलट कर आता है। यानी कि
हमेशा इंसान की जिंदगी में उलटफेर चलता रहता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड भी होता है और टेल भी होता है। अगर हेड चाहिए तो आप लोगों को पलटना पड़ेगा सिक्के को, यानी कि अपनी जिंदगी को भी आप लोगों को पलटना पड़ेगा। जो प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन चल रही है उसके साथ में आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का जब मतलब होता है तो इसका मतलब होता है कि अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जो कमिटमेंट कर लिया उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम करना और कमिटमेंट करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कमिटमेंट तो कर देते हैं जो उसमें कि कमिटमेंट कर लिया, पर लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और वही कंफर्ट जोन अक्सर आप लोगों को परेशान करता है। तो जब तक आप लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं जानोगे तब तक आप लोग लाइफ में कभी भी सही मुकाम पर अपने आप को नहीं पहुंचा पाओगे। तो हमेशा जिंदगी में यार अपने ऊपर ट्रस्ट करो और जिस काम को करना स्टार्ट कर चुके हो उसको अच्छे से लेकर आगे बढ़ो। चाहे भले ही कछुए की चाल पर चलो, पर चलते रहो, रुकना नहीं है। एक दिन अपने डेस्टिनेशन पर आप लोग जरूर पहुंचोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों से एक तरीके से कंपेयर करके भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और खासकर जब आप लोग आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है, जनता अपनी समस्या लेके आती है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि सोल्यूशन बताओ तो आप लोग क्या बताओगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने कभी टैक्सी में यात्रा की है, ओला या फिर उबर में, या फिर कोई भी ऐसी टैक्सी जो कि नॉर्मली ऐप के थ्रू डाउनलोड कर आप लोग यात्रा करे हो? यस या फिर नो में आप लोगों को उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग बातें करूंगा जिसके चलते ये एग्जाम के लिए देखिए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो मैं मानता हूँ टॉपिक पर, लेकिन इसी के साथ में आप लोगों को पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो कि आप लोगों को और ज़्यादा सटीक तरीके से किसी चीज़ के बारे में कमी, खामियाँ या अच्छाइयाँ बताएगा। तो उसके बारे में बातें करूंगा। हुआ क्या है, आप लोगों से कोई पूछ बैठेगी ये केरला सवारी क्या है यार, ये तो बता दो, तो आप लोग बोलो केरला सवारी, यार ऐसा भी कुछ है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बहुत कुछ है। अभी केरला के अंदर एक सवारी स्टार्ट होने वाली है, उसमें केरला के चीफ मिनिस्टर जो हैं बचपन नहीं थे अपने कमरे में बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, वो काम किया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। केरला सवारी में बेसिकली क्या है, एक टैक्सी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। मतलब जैसे आप लोग ओला और उबर में ट्रैवल करते हैं तो ओला और उबर जो है उसमें नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने कई सारी कमियां देखी होंगी। इसीलिए मैंने पूछा कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया है कभी ओला और उबर में, और मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को उनकी कमियां गिनानी है और कोई भी एक कमी कम से कम आप लोगों को बतानी है, तो आप लोगों को वो कौन सी कमी होगी जो बताना पसंद करेंगे, यार ये कमी ना मैंने बड़ी प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुत सारी कमियां फेस की हैं यहाँ पर। अक्सर मैं टैक्सी में ट्रैवल करता रहता हूं, तो इसमें क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी इरिटेशन ये देखने को मिलती है कि एक होता है नॉर्मल टाइम पे जो प्राइस रहता है वो अलग रहता है, और जब पीक टाइम पर यानी कि जब यहाँ पर एक तरीके से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर इनका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ पर अगर नॉर्मल मौसम है तो इनका प्राइस जो है वो नॉर्मल रहता है, पर लेकिन जैसी रेन यानी कि बारिश हो जाती है इनका प्राइस जो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आता है। और अभी एक रिसेंट का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी गंदा रहा। अभी रिसेंटली अब जब मैंने यहाँ पर ट्रैवल किया तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्मली जहाँ से मैं ट्रैवल करता हूँ वो डिस्टेंस जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे की है, ठीक है। तो उसका लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली 1 घंटा लगता है अगर कोई ज़्यादा जाम वगैरह ना हो, और वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से उसका जो कॉस्ट आता है वो लगभग 1000-1200 रुपये आता है टैक्सी के थ्रू अगर ट्रैवल किया जाता है। पर लेकिन उसने क्या किया टैक्सी ने, मतलब मुझे जो बिल थमा दिया मेरे हाथ में वो था 8500 रुपये का, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ और यहाँ तक एक डेस्टिनेशन पर पहुँच रहा हूँ, तो 8500 रुपये का बिल उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया, ठीक है। तो टैक्सी वाला बोलने लगा भैया क्या करना है, मैंने कहा यार बताओ, मैंने कहा ऐसा पहली बार देखा है। तो उसने कहने लगा, उसने बोला कि सर ये अक्सर होता रहता है, अभी कस्टमर केयर बात करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको जो है बंदे को उसको अपनी नेक्स्ट जो है एक तरीके से सवारी लेनी थी और मुझे भी काम था, मुझे भी निकलना था। तो उस कस्टमर केयर पे बात करते करते और वो मैटर सुलझाने में पूरा पौना घंटा लग गया, ठीक है। तो सोचो कि पौने घंटे में उसको इतना नुकसान हुआ और मेरा टाइम जो है कितना वेस्ट हुआ। और बाद में पता चला कि ये जो था यहाँ पर ये एक तरीके से उनके नेटवर्क का इशू था कि उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर जो है वो एडिशनल कॉस्ट दिखा दी, फिर उसको उन्होंने सही किया और फिर चीज़ें जो हैं वो वहाँ से सही हो गई, ठीक है। हालांकि ड्राइवर का जो चेहरा था थोड़ा सा वैसा हो रखा था, तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो कह रहे कि सर आप बताओ थोड़ा सा। तो फिर उसको मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ मैं तुम्हारी भरपाई कर देता हूँ, क्योंकि कंडीशन क्या बन गई उसमें वो कुछ ना कुछ करता वहाँ पर एक तरीके से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सवारी लेके जाता, और जब इंसान जो है गाड़ी भी कई बार खुद की नहीं होती है तो उसको फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इतनी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आम जनता आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर ये है कि कई बार आप लोग जैसे ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर आप लोगों को फेयर कुछ और दिखा रहा होता है, और जब आप लोगों की जर्नी कंप्लीट होती है उस टाइम पर आप लोगों को फेयर जो है वो कुछ और दिखा रहा होता है, ठीक है। कई बार ड्राइवर भी इस तरह की बदतमीजी काटते हैं,
रूट चेंज करके ले जाते हैं, जो नॉर्मल जीपीएस में रूट दिखा रखा है उसके कंपेयर में कोई और ले जाएंगे। चलिए, तो टाइम की और पैसे की बात कर ली मैंने, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये अक्सर लोग जो है वो मैनेज कर लेते हैं, एक बार को चल जाता है। पर लेकिन जब बात आ जाती है किसी जान की, आप लोगों ने देखा होगा भी रिसेंटली कई सारी लड़कियों के रेप हुए जो कि इन टैक्सी ड्राइवर के द्वारा किए गए। कई सारे ऐसे भी केस आप लोगों ने देखा होगा, टैक्सी ड्राइवर को एक तरीके से सड़कों पर खड़ा कर करके पीटा भी गया। कई सारी लड़कियों के ऐसे अभद्र व्यवहार रहे टैक्सी ड्राइवर के साथ में कि दूसरी एंगल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सारी जब एक जगह प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई तो केरला गवर्नमेंट को लगा कि यार इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, और उन्होंने एक बड़ा ही शानदार से इसका सॉल्यूशन निकाला। तो उसके चलते यहाँ पर केरला सवारी नाम से ये अपनी खुद की सर्विस लेकर आ रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या अच्छी चीज़ है सर, ऐसे जैसे कि नॉर्मल ओला और उबर में नहीं होती है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक सजेस्टेबल प्रोजेक्ट रहेगा कि अलग अलग राज्य भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो अपने एरिया में इंप्लीमेंट करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनता जो प्रॉब्लम फेस करती है आज के डेट में, पैसे भी पे कर रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। और दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी ना, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही थी, अपनी मनमानी चला रही थी, वो मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी, सारे जो है वो एक तरीके से औकात में आ जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब कैसे? इनके द्वारा कई सारे सिस्टम किए गए। एक तो एक तरीके से फिक्स कर दिया है फेयर, यानी कि जो भी इसका प्राइस रहेगा वो फिक्स कर दिया इनके द्वारा, यानी कि इतना ही प्राइस यहाँ पर जाएगा जितना लेना है, चाहे वहां पर मौसम खराब हो, चाहे वहां पर ओला पड़े, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये फिक्स रहने वाला है भैया। अगर 100 रुपये है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के तो 100 रुपये ही लगेंगे। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो 150 हो जाएंगे और यहाँ पर ओले पड़ रहे हो तो 200 हो जाएंगे, नहीं, वो उतने ही रहने वाले हैं यहाँ पर। इसमें सर्विस चार्ज जो ले रहे हैं वो यहाँ पर 8% सर्विस चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर, ये यानी कि 8% जो है वो यहाँ पर इसको सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने में ले जाएगा। उसी टाइम पर जो ओला और उबर जैसी ये टैक्सीज हैं वो 15 से लेके 20% जो है वो सर्विस चार्ज यहाँ पर लेती है। यहाँ पर ओनली 8% रहेगा, बाकी का जो पूरा पैसा जाएगा वो किसको जाएगा, वो ड्राइवर को जाएगा। यहाँ पर ओला और उबर क्या करते हैं, वो बीच में अपना कमीशन खाते हैं। जब उसने मुझे 8,000 रुपये कॉस्ट बताया कि सर ये 8,000 रुपये के करीब आपका बिल आ रहा है, उसमें उसने बोला ड्राइवर ने कि सर ऐसा करिए आप कस्टमर केयर बात कर लीजिए, और मतलब उसने बोला कि 8,000 रुपये में पे कर दूँ उसको और कस्टमर केयर फिर बात कर लूँ। नॉर्मली एक बार को वो ड्राइवर है उसका फ़ोन वो उठा लेते हैं, हम जैसे कस्टमर अगर बात करते हैं तो वहाँ पर वैसे भी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम दोनों का है, मैंने कहा मेरी भी गलती नहीं है इसमें, तुम्हारी भी गलती नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर रुको यहाँ पर तो तुम्हारी जो नेक्स्ट जो कॉस्ट होगी उसके मैं लगभग 50% में तुमको पेमेंट कर दूंगा, पर लेकिन ये जो इशू है ये सुलझा कर ही जाना है यार, क्योंकि मैं इसको अपने ऊपर लेके बैठ जाऊँ अकेला और पता चला फिर नहीं हो रहा है तो पूरी कॉस्ट मुझे पड़ जाएगी। ठीक है, तुमको तो लगभग इसका 50% तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगर ये रिजोल्व नहीं हुआ तो तुम्हारे फायदा है, कंपनी का फायदा है, नुकसान तो मुझे हो गया ना। तो फिर मैंने उससे बैठ के बात की तो लगभग जितना टाइम लगा तो उसके बेस पर फिर वो मैटर जो है वो रिजोल्व हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ऐसा कोई भी इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जब यहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विस आएगी। उन्होंने खुद ने बोला है कि बैकएंड सर्विस जो है, जो बैकएंड से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ओला उबर की इतनी गंदी मुझे लगी कि वहां पर प्रॉपर वे में रेस्पॉन्ड नहीं मिल पाता है। मैक्सिमम लोगों की आप लोगों को सर्विस खराब मिलेगी, प्रोडक्ट बेचकर निकल लेते हैं पर सर्विस में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जिसके चलते जो फिर कस्टमर है वो परेशानी में यहाँ पर रहता है। तो ये काफी बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिला। एक पर्टिकुलर बटन आता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा पैनिक बटन करके। ठीक है, वो जो पैनिक बटन होता है वो नॉर्मली अगर कोई किसी ऐसी टैक्सी के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उस पैनिक बटन को अगर कोई दबा देता है तो उसके चलते यहाँ पर आसपास का जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पर एक तरीके से अलार्म पहुंच जाता है। ठीक है, इसी के साथ में कोई फायर वाला रीजन है कि आग लग गई वहां पर पहुंच जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उनके पास में एक तरीके का जो वहां पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब केरला वाले इसमें क्या कर रहे हैं, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं यहाँ पर, ये पैनिक बटन ऐप के अंदर दोनों के लिए है, यानी कि ड्राइवर के लिए भी है, पता चला कोई ड्राइवर पर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ड्राइवर के लिए भी है पैनिक बटन, और जो उसके अंदर कस्टमर बैठा हुआ है उसके लिए भी पैनिक बटन है। उसमें भी इनके द्वारा अलग अलग क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया गया है, यानी कि पैनिक बटन में भी ऑप्शन रहेगा कि पुलिस को बुलाना है, फायर को बुलाना है, या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को बुलाना है। आप लोग बोलोगे कि सामने वाला यहाँ पर मारने पर तुला है, यहाँ पे ये देखें किसको बुलाना है, वहां पर तो दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि किस किस को बुलाना है। तो इसमें भी एक एडवांस वर्जन इन्होंने ऐड कर दिया जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। वो एडवांस वर्जन ये है कि अगर उस पैनिक बटन को आप लोग थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज्यादा लंबे समय तक दबाए रखेंगे तो वो पैनिक बटन जो है डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल ऑफिस में आप लोगों की इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। यानी कि यहां से क्या होगा कि आप लोगों को अलग अलग से चूज भी नहीं करना है, अगर थोड़ी देर उसी को आप लोग दबाए रखते हैं तो वहां पर वो डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा देगा, और वहां पर कोई ना कोई वहां पर डायरेक्ट आप लोगों को केरला सवारी के अंदर आकर वहां पर तुरंत धमक जाएगा।
तो ये इतनी सारे फायदे यहाँ पर। इससे क्या हो गया, इससे कस्टमर को जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है। कई बार लड़कियां अगर रात को इधर उधर जा रही हैं, कई बार कई सारी ड्यूटीज भी करती हैं, लेट नाइट शिफ्ट करती है कई सारी लड़कियां, तो उनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। या तो कोई जानने पहचानने वाला साथ में होना चाहिए, या फिर कोई और इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। पर लेकिन अगर सिक्योर सर्विस अगर हमारी कंट्री में आ जाती है कि 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, इतना तो कम से कम होना भी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि नहीं इतना होना चाहिए कम से कम, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये पैनिक बटन दोनों के लिए दे दिया है, कस्टमर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। हो सकता है ड्राइवर के ऊपर अटैक कर दे कोई, तो वो भी अपनी एक तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर ये फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, जो वहां पर जो लगभग 30 से 40% कई बार क्या है, ओला और उबर वाले खुद खा जाते हैं, और वो 30 से 40% नहीं कटेगा, ये 100 जो है, अगर 100 रुपीज है तो 100 की 100 रुपीज जो है वो ड्राइवर के खाते में जाएगी। ओनली 8 रुपए का जो सर्विस चार्ज है वो यहां पर जाएगा उस सर्विस को मेंटेन रखने वाले उस टेक्निकल जो टीम के पास में, जो यहां पर इसको मैनेज करती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्या हुआ यहां पर, इससे चलते ड्राइवर को भी फायदा हो गया और इसके चलते कस्टमर को भी फायदा हो गया। उसका फेयर जो है वो फिक्स रहेगा, चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो, उसको सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी। और इसी के साथ में यहां पर अगर कोई भी इश्यू होता है तो बैकग्राउंड में जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी ए लेवल की प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये एक तरीके से केरला सवारी की वो सारी अच्छाई है जो कि यहां पर ओला और उबर में आप लोगों को नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है ओला और उबर वालों की, वो अपनी मनमानी चलाते हैं ना, वो कई बार ड्राइवर को लेकर भी और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब आराम आराम से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, उनकी वो मनमानी जो है वो भी आप लोगों को डाउन होती नजर आएगी, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में चीजें चलती हुई यहां पर नजर आएंगी। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ये पूरा जो सिस्टम जो क्रिएट किया जा रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसके साथ में कुछ चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे। बाकी आप लोगों ने कुछ अगर इसके साथ में कोई एक्सपीरियंस शेयर किए तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। फीडबैक के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फीडबैक रहता है कि हाँ ड्राइवर को फीडबैक देना है, ठीक है। तो कई बार एक तरीके से ड्राइवर जो रहते हैं कई बार उसको लेकर एक चिंतित भी रहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक ना मिल जाए, पर लेकिन रियलिटी में कितना इंपैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर सर्विस का, वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये चीजें समझ में आ गई होगी। और आप लोग किस राज्य से आते हैं, आप लोग कौन से राज्य की सवारी चाहते हैं, तो अपने राज्य का नाम लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए आप लोगों के राज्य का नाम यहाँ पर बिहार है तो बिहार सवारी, ठीक है। तो आप लोग क्या नाम चाहते हैं अपनी सवारी का नाम, वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखता हूँ क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, सोचने के लिए मैं क्यों मजबूर करता हूँ ऐसी चीजें आप लोगों के लिए, ये सोचने के लिए इसलिए मजबूर करता हूँ क्योंकि जब आप लोग चीजों को सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उस टाइम पर जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे ना, तो उस टाइम पर आप लोगों का माइंड चलेगा, अच्छा इस तरीके से चीजें हैं। वहां पर आप लोगों के माइंड की चर्निंग एक तरीके से वो काम आती है वहां पर, ठीक है। तो हमेशा अपने माइंड को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रखा करो जब भी कहीं सोचने की बात है तो, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, तो काफी एक शानदार आर्टिकल है जिसके चलते आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और वनडे टाइप एग्जाम में तो डायरेक्ट भी आ सकता है, केरला सवारी के बारे में क्या है भैया बताओ उसको, ठीक है। तो पूरा बेसिक डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। एक और आर्टिकल जो कि काफी ज्यादा न्यूज में और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर चल रही है, तो ये कंट्रोवर्सी को मैं साइड में किया देता हूं ताकि आप लोग चीजें जो हैं वो ढंग से अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। कई सारे बच्चे बोलने लगे सर थोड़ा सा डिटेल में समझा देना इसको, तो मैंने कहा ठीक है इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। अभी बवाल दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी लेकर आ गई और उस पॉलिसी के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन था, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में जो फंडिंग है वो काफी ज्यादा कम हो गई थी मतलब उनके पास में फंडिंग की कमी हो गई थी, क्योंकि जीएसटी जो है उसका कलेक्शन हो नहीं रहा था। जीएसटी कहां से आता है, जब कोई मार्केट में सामान बेचा जा रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके ऊपर तो जीएसटी लगता है। अब ना तो मार्केट में सामान बेचा जा रहा है ना सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बर्डन वैसे पड़ गया कि सबका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पर रो रही थी कि हमको पैसा दो पैसा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा लेकर है, उसके पास में थोड़ा ना अलादीन का चिराग है, वो भी हमसे टैक्स लेता है, उसको भी टैक्स नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे इशू क्रिएट हो गए, उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफी सदमे में आ गई थी। तो उस टाइम पर सारी स्टेट गवर्नमेंट ने शाम दाम दंड भेद लगाकर कुछ ना कुछ जुगाड़ किया। उसी एक जुगाड़ में से दिल्ली गवर्नमेंट का भी जुगाड़ है। उसने क्या किया, उसने जो शराब बेचने वाले जो ठेके होते हैं वो प्राइवेट के हाथ में पकड़ा दिए। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी लेकर आए जिसके चलते इन्होंने यहां पर ये लास्ट नवंबर में ये पॉलिसी लॉन्च की। उसमें इनके द्वारा ये किया गया कि यहाँ पर जो भी शराब बेचने वाले जो भी यहाँ पर इस तरीके से जो चीज़ है उसको क्या किया, उसको यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट के हाथ में पकड़ा दिया। तो जिसके चलते यहाँ पर एक तरीके से आराम से कोई चाहे तो अपने शराब बेचने के जो लाइसेंस लेकर वहाँ पर आसानी से अपना जो ठेका वगैरह खोल सकता है।
तो उसके कई सारे यहाँ पर वॉयलेशन देखने को मिले। तो बोला जा रहा है कि एक जो न्यू दिल्ली एक्साइज जो पॉलिसी लेकर आई गई थी, जिसमें लॉन्च किया गया, उसमें कई सारी छूट दी गई थी यहाँ पर जो एक तरीके से प्राइवेट लिकर लाइसेंस होल्डर हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, उनको अलादीन का चिराग देखना स्टार्ट कर दिया कि हमको पैसा कमा कमा कर देंगे। इसमें उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि लोगों को ये दारू पीने के लिए प्रेरित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा वहां पर एज भी घटाई गई। अगर दारू की एज जो है 25 थी, उसको घटा के उन्होंने 18 कर दिया कि हम लोग जब वोट डाल सकते हैं तो 18 की एज में दारू भी पी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कई सारे इनके द्वारा जो है चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें नहीं हुई, वो एक अलग बात है। इनके जो इंक्रीज हो गए यहाँ पर आज के डेट में जो लिकर बेचने वाले थे वो लगभग 630 के करीब थे। जैसे इनके द्वारा ये पॉलिसी लेकर आएगी वो 850 के करीब यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आप लोगों को ठेके खुले के हुए नजर आने लगे। पर लेकिन ये चीजें यहीं पर ही नहीं थी। हुआ क्या, कई सारे इशू क्रिएट हो गए सोसाइटी के अंदर में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर स्कूल है उसके बराबर में ठेका खुल गया, कहीं पर कोई यहाँ पर रिलीजियस प्लेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसके बराबर में ठेका खुल गया, अनऑथराइज्ड एरिया में कई जगह यहाँ पर ठेका खुल गया। तो ये सारे ऐसे इशू क्रिएट होने लगे जिसको पकड़ लिया यहाँ पर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने। उनको लगा कि अच्छा मौका है, दबोच लो, तो उन्होंने इसको दबोच लिया। और यहाँ पर जो सारा लाइसेंसिंग का जो सारा मुद्दा था वो मनीष सिसोदिया साहब के हाथ में चल रहा था। तो मनीष सिसोदिया साहब के ऊपर यहाँ पर रेड मारी जाती है सीबीआई की। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा रातों ही रातों में कोशिश की गई कि यहाँ पर यार ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है, अब इस पॉलिसी को बंद कर देते हैं। तो एलजी जो है वो तो हमेशा आप लोगों को पता है स्टेट खासकर दिल्ली के अंदर यहाँ पर बहुत ही मुद्दा रहता है, तो वो एक तरीके से अलग पैटर्न में रहते हैं। तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर सीबीआई की इंक्वायरी की जांच दे दी कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई और यहाँ पर इसको भी हटाने की बात की जा रही है, इस पॉलिसी को सीबीआई को चेक के लिए डाला जाए। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोलती है उनके द्वारा जिस एक्सपेक्टेशन के थ्रू यहाँ पर ये पॉलिसी लाई गई थी कि थोड़ा सा रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी, वो अप टू द मार्क नहीं हुई। इनको हर महीने लगभग 193 करोड़ रुपए का इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का क्लेम है यहाँ पर। और यहाँ पर ये माना जाता है कि इसके चलते इन्होंने कई सारे अपने सगे संबंधियों को काफी फायदा पहुंचाया। बहुत सारे ऐसी आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहे हैं। और अभी मनीष सिसोदिया साहब ने तो यहाँ तक बोल दिया था, जो मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था, कि आज की डेट में सारी चीजें इसलिए चल रही है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर आ जाऊं, पर लेकिन मैं जो हूँ क्षत्रिय परिवार का हूँ, मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा पर आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सारी फालतू की बातें वो आप लोगों के काम की नहीं है। पर ये पॉलिसी क्या चल रही है, करप्शन का क्या चार्ज है, और यहाँ पर सीबीआई वगैरह ऐसी एजेंसी जो न्यूज में आ जाती है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे हो जाते हैं जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो उसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये पूरी कंट्रोवर्शियल एक पॉलिसी चलती रही जिसको इनके द्वारा स्क्रैप भी किया गया, पर लेकिन वही है, अब सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। तो अभी देखते हैं कहां पर मुद्दा है। और पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि अभी इलेक्शन भी आप लोगों को दिल्ली में नजर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो उसके चलते भी काफी बड़ा इशू चल रहा है कि एक तरीके से इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके के व्यवहार जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, तो ये है। और बाकी ये जो एजेंसीज होती हैं सीबीआई या फिर ईडी, इनको कितना इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि इनके गले में पट्टा डला हुआ है अक्सर। ठीक है, जब पार्टी यहाँ पर पावर में थी कांग्रेस, वो इनका इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी है वो इनका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई आज की डेट में। सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है। तो इसके चलते कई सारे इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत शानदार है। एक तो पानी के बारे में बात करेंगे, एक नेटो के बारे में बात करेंगे, और एक बात करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में जो पहले आसाम में था, अभी एक राज्य में और देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग है वो भी आर्टिकल, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा काफी बैकग्राउंड के साथ में, तो एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, लाइक डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है, इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि ये वीडियो कैसी है, अच्छी है फिर बुरी है। ठीक है, नहीं तो वो फिर क्या करता है, वो इसके साथ में आप लोगों को पता है इनअप्रोप्रिएट बताता है वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फीडबैक का काम आप लोग जरूर कंटिन्यू रखा करो, जिससे कि बिना बोले आप लोग फीडबैक दे दिया करो। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी बताया करो, और बुरी लग रही है तो वीडियो को डिसलाइक कर दिया करो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा फीडबैक देना है, बुरा भी फीडबैक होता है, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्टिकल कवर किया गया पीआईबी के अंदर, इसी के साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया था, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं सबने कवर किया। आखिर क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, वो आप लोगों को समझ में आएगी जैसे इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में। आप लोग ये सोचिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पर आप लोगों ने अपने घर पर नल का लगा रखा है, नल जिससे पानी निकालते हैं, और उससे पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा। सोचो किसी एरिया में पानी आना बंद हो जाए तो वहां पर त्राहिमाम हो जाएगा कि अब कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए लोगों ने समरसेबल लगाना स्टार्ट करी है, उसमें पानी के लेवल जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है और दिक्कतें देखने को मिल रही है।
अगर आप लोग जो हैं खासकर बात करें, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें तो खासकर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप लोगों से इंटरव्यू में कि आप लोग ये बताओ आप लोगों के एरिया में वोटर टेबल क्या है, ठीक है। तो अपने एरिया के बारे में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए आप लोगों को पता है या नहीं पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है कि आपके एरिया में वोटर टेबल क्या है, ठीक है। अगर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो उसको जाकर चेक कर कर एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को ये हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वोटर टेबल एक ऐसी चीज होती है जहां से आप लोगों के एरिया में पानी के लेवल का पता चलता है, और उसी के बेस पर यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या सोल्यूशन निकालने हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो ग्राउंड वाटर जो है काफी ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं, और उसी के बारे में क्या क्या क्यों कोज हैं, क्या क्या इफेक्ट है, और क्या क्या उनके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो टॉपिक है यहाँ पर, ये जीएस पेपर 1 और 2, यानी कि एक तो आप लोगों का जो रिसोर्सेज होते हैं खासकर ज्योग्राफी वाला पोर्शन, और इसके ऊपर क्या क्या पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंट्री के अंदर में, कई सारी, जैसे कि अभी अगर बात करें कई सारे एरिया में फ्रेश वाटर की कई सारी कमी आती है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रीजन क्या है इन चीजों के लिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग ऐसा नहीं, देखिए आप लोग क्या करते हो, जैसे पढ़ते हो ना, तो पढ़ते टाइम आप लोग ऐसा लगता है यार किताब की बातें कुछ पूछ लिए यार, किताबों में पता नहीं कहां पर क्या क्या लिख रहा होगा, कुछ याद नहीं आ रहा यार, कुछ भी पता नहीं आ रही, तो पता नहीं कौन सी किताब में से क्या पूछ लिया। आप लोग नॉर्मल तरीके से सोचो ना, आप लोग एक एरिया में हो, ठीक है, जहां पर आप लोग रहते हैं, और वहां पर पानी का वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया। अब उसके पीछे आप लोग आस पास में लोगों को बात करते हुए सुनते होंगे कि यार पानी का लेवल नीचे चला गया। अरे हाँ यार, सुना तो है यार, क्या क्या हो रहा है यार, ये पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है यार। एक तो ना इस एरिया में ना बहुत सारे लोग बाहर से आगे रहने लगे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ज्यादा पानी निकालने लगे लोग नीचे से, इसलिए पानी का लेवल नीचे जा रहा है। और यार उधर देखो खेती में, वो ना फलाने का इंसान है, खेतों में पानी चलता ही चलता रहता है, मतलब एक तरीके से पानी बर्बाद होता रहता है। घरों में क्या करते हैं आजकल ना, साफ भी नहीं करते हैं उसको, मतलब नहीं पहले गंदगी होती थी उसको झाड़ू से या फिर रड़के से साफ करते थे, अब ना उसको ना पानी से बहा देते हैं नालियों में, ठीक है। और इस एरिया में यार इंडस्ट्री कई सारी आ गई हैं, और इंडस्ट्री की वजह से भी यार दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। और ना आज की डेट में यार सोसाइटी बन गई है यहाँ पे बहुत बड़ी, उसमें ना दुनिया भर के फ्लैट हैं यार, इतना पानी तो उन्हीं को चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग किताब में पढ़ोगे तो ही आप लोग इनको लिखोगे, ये ऐसे रीजन है जो कि आसपास में आप लोग कई बार न्यूज में लोग डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में बातें इनकी देखने को मिल जाएगी, आप लोग आसपास किसी से सुनते हुए मिल जाओगे। तो इनको ऐसा नहीं बर्डन बनाना है, ये ऐसे पॉइंट है कि हाँ क्या क्या कोज है, जरा सी देर में आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा ये कोज है, और 4-5 कोज तैयार हो गए, आप लोग आसानी से किसी को बता भी सकते हैं, किसी के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए चीजों को बर्डन बना के नहीं चलना है, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं ये सारी, इनके बारे में आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। तो पढ़ने का तरीका चेंज करो अपना, यानी कि किताब में लिखे रटने हैं उसी को देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी वहां पर, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट रट लेना, ये राइट टू फ्रीडम हो गया, यहाँ पर प्रेस के बारे में बस ऐसे बात की जा रही है, एग्जाम में आता है ऐसे लिख देना, नहीं भाई यार, वो चीजें आप लोगों के एग्जाम के लिए बाद में है, उससे पहले आप लोगों की जिंदगी के लिए है, क्योंकि आप लोग इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश के नागरिक हैं तो आप लोगों को हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। सोचो एक बार को 200 साल तक अंग्रेज हमारे सर पर नाचे, उनको हमारे फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल करके उनको भगाया, मार पीट कर उनको लतियाकर, वो नहीं कहते लतियाकर जुतियाकर, जूते मारकर लाते मारकर उनको भगाया यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग को ये हमारी आज़ादी मिली है, फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया, तो तब जाकर हमको उन्होंने अधिकार दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर वो अधिकार नहीं मिल रहे थे। और आप लोग बैठ जाते हो, अच्छा यार पॉलिटी पढ़ लेते हैं, अधिकार है उसमें यार, ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अरे वो क्वेश्चन बाद में बनेगा भाई, पहले वो तुम्हारे रियलिटी में अधिकार है, उनको सोचो और समझो। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी है, तो पढ़ने के तरीके में चेंज करो, आप लोग तब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना ये सारी चीजें हवाबाजी में रह जाती हैं। फिर ये स्लाइड जो है यार बड़ी ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, और जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ ना स्टार लगा लेना, लगा लिया करो, ठीक है। क्योंकि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग आते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज्यादा पानी जो है निकाल कर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, जो नीचे जा रही है टेबल, वाटर टेबल, तो कहाँ से सबसे ज्यादा पानी निकाला जाता है, किस पर्टिकुलर एरिया में। तो याद रखिएगा हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश माना जाता है, और आज की डेट में भी 50% से ज्यादा जो लोग हैं ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहां पर जो सिंचाई की जाती है खेतों में, तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो वहां पर जाता है। अगर बात करें CGWB के हिसाब से, आप लोग बोलोगे यार ये कौन है CGWB, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपिल शर्मा शो में नहीं आता था, वो क्या नाम था,
अरे वो नहीं था, वो गुत्थी था, गुत्थी। वो हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लाया करता था, ठीक है, फिर उसकी फुल फॉर्म बताया करता था। तो ऐसे ये CGWB है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है कि एक पानी के बारे में बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आएगा। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि रिसेंटली अभी 230 बिलियन मीटर क्यूबिक ग्राउंड वाटर जो है वो ईच ईयर, यानी कि हर साल इरिगेशन के लिए या फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन की वजह से हमारी कंट्री में ग्राउंड के नीचे से निकाला जाता है। यानी कि इतना पानी हम लोग निकाल के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो डिप्लीशन जो रेंज है यहाँ पर पानी की आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 122 से लेकर 190 बिलियन क्यूबिक आप लोगों को ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, इसके बीच में निकल कर आता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा पानी जाता है खेती बाड़ी में, खेतों में सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारी कंट्री में जो है खेतों में गन्ने, गेहूं, चावल, वो सारी चीजें उगाई जाती हैं। और खासकर ये अभी उस रीजन में ज्यादा इंपैक्टेड देखने को मिलेगा जिस रीजन में चावल यानी कि धान की खेती लगाई जाती है, ठीक है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर पहुंच गया? ये इरिगेशन ही पहुंच गया। दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला जाता है, लगभग 9% आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक यूज का मतलब हो गया हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने, कपड़े, इसी के साथ में जो वॉशरूम में अपना जो भी नहीं शौचालय में, वो सारी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निकाला जाता है, यानी कि 9%। इंडस्ट्रियल जो ग्राउंड वाटर को यूज करती हैं वो लगभग 2% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से अगर पूछा जाए तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर हो जाता है और कई बार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 50% जो अर्बन वाटर की रिक्वायरमेंट है और 85% जो रूरल वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन यहां पर 50% क्यों बोला अर्बन वाले एरिया में? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो शहरों में, खासकर अगर सिटीज के बारे में बात करें, जैसे अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो यमुना रिवर काफी बड़ा रोल प्ले करती है। बड़े बड़े पाइपलाइन होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, वहां पर वो पानी की जाती हैं, तो वो अलग अलग रीजन से वहां पर पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे ही बेंगलुरु में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कई सारे आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर लड़ाई होती है एक पर्टिकुलर रिवर को लेकर, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर में जब मैंने आप लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वहां पर पढ़ाया था, क्योंकि था कावेरी रिवर वाटर का ट्रिब्यूनल का और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें कर्नाटका को जो है थोड़ा ज्यादा पानी देने की बात की गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर कर्नाटका के अंदर में जो बेंगलुरु है वो काफी एक इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, तो वहां पर पानी पहुंचना चाहिए, तो बाहर से पानी जाता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो ज्यादातर रूरल गांव वाले एरिया में देखने को मिलेगा, हर घर में नल का है, हर घर में समरसेबिल लगा है, पर सिटीज में आप लोगों को समरसेबिल नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो ये आप लोग खुद भी एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ बैठे कि अच्छा ये बताओ कि सिटीज में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है या फिर गांव वाले एरिया में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कोई आप लोगों को आकर बताए कि अच्छा यार ये तो छोटी छोटी सी बातें आप लोग खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार कहां पर निकाला जाता होगा, ठीक है। तो जितना पानी अभी हम लोग जमीन के नीचे से निकाल चुके हैं, अब वो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि देखिए वाटर तो निकल तो जाता है जमीन के अंदर से। एक टाइम हुआ करता था पुराने टाइम पे, आप लोग जहां भी जाओगे कच्ची जमीन देखने को मिलती थी, यानी कि खासकर गांव में अगर जाते हो, मुझे अब भी याद है, अब तो खेतों के पास में थोड़ी पक्का एक खड़ंजा बन गया, पहले वहां पर कच्चा रहा करता था बिल्कुल। और जैसे ही बारिश आती थी तो भाई साहब जैसे छोटा और बुग्गी लेकर जाया करते थे ना वहां पर, तो मतलब वो नहीं एक तरीके से हिचकोले ले लेकर चला करता था वो। दोनों साइड एक तो रास्ते पे ऐसी लाइन बन जाती है कि इन्हीं में से बुग्गी जानी है और जगह नहीं रहती है कहीं, और जहां से झोटा चला करता था वहां तो इतना कीचड़ हो जाता था जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने फील किया होगा अगर गांव से आते हैं, थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर से बात जा सकती है जो कि सिटीज में रहते हैं, पर गांव वाला बच्चा इसको तुरंत पकड़ जाएगा। तो यहां से पूरी लाइन बन जाती है, ऐसे बुग्गी इसी में से चलेगी और जहां से झोटा चलता है वहां पर पूरा कीचड़ रहता था। यानी कहने का मतलब ये है मेरे यहाँ पर समझाने का कि रियलिटी में ऐसा होता है कि जहां जहां पर जगह जगह आप लोग कच्चा देखने को मिलता था, बारिश बरसती थी तो पानी जो था वो जमीन के अंदर जाता था और वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाती थी। आज की डेट में आप लोगों को हर जगह खड़ंजा देखने को मिलेगा। घरों के अंदर में पहले गोबर से लीपा जाता था, आज के दिन में सब जगह आप लोगों को सीमेंटेड घर के अंदर चीजें नजर आएंगी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग रोड जाओगे, जगह जगह रोड सड़कें बन चुकी हैं पक्का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पानी था जो ग्राउंड के नीचे जाता था, वाटर टेबल को रिचार्ज किया करता था, वो वाटर टेबल अब रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो यानी कि पानी जो है वो क्या होता है, फिर आप लोग बोलोगे यार ये फिर पानी जा कहां रहा है, ये मतलब जब ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये सारा पानी फिर जो है बह बहकर वो कहां जाता है, ये सारा बह बहकर फिर चला जाता है समुद्र ओशन के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाती है। और इसी के साथ में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी हो रही है, मैक्सिमम पानी जो है वो क्या होता है, वो आप लोगों ने देखा है कि भाप बनकर उड़ भी जाता है।
तो ये कुछ ऐसे रीजन है। अभी फिलहाल 54%, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 50% देश का भाग ऐसा है जो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में जी रहा है, यानी कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है भाई साहब। इसीलिए बोलता हूं पानी को बर्बाद करने से पहले सोच लिया करो। बहुत सारे लोग आज के डेट में बुरी कंडीशन में हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मुझे राज्य का नाम नहीं आ रहा है, वहां पर तो इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग दो दो शादी करते हैं। मतलब किसके लिए? पानी के लिए। जी हाँ, एक वाइफ इसलिए रहती है कि वो बाहर से जाएगी पानी लेने के लिए और बाहर से पानी लेकर आएगी, क्योंकि पानी इतनी दूर से लाना पड़ता है कि अगर दूसरी वाइफ पानी लेने जाएगी तो घर पे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो एक तो पानी के लिए वाइफ बनाई जा रही है। ऐसे भी एरिया हैं जो मैं पहली बार पढ़ा था ना, मैं सुनकर सरप्राइज हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर ये वाटर वाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आप लोग चेक करना है इसको, क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था कि क्या वाटर वाइफ जो है, यानी कि जो पानी के लिए शादी की जाती है, क्या उन औरतों को हमारी कंट्री में अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा अधिकार है? तो ये बोला गया था कि वाटर वाइफ्स हैव नो लीगल राइट ओवर द मैन दे मैरी। ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि उनको रखा ही उसी ले गया है कि वो पानी लेकर आएंगी। बोला जा रहा है कि दे डू नॉट स्लीप विद द मैन। ठीक है, एक तरीके से हाउस होल्ड के काम में भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं। ठीक है, वो बच्चे भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। उनका काम ही है कि उनको पानी लाने के लिए रखा गया है बस। ठीक है, इवन कई बार तो ऐसा रहता है कि एक तरीके से उनके लिए रहने के लिए भी अलग जगह बना दी जाती है, सोसाइटी में उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हाँ, एक औरत रख ली है बस घर पे काम करने के लिए, तो वो कंडीशन है। तो महाराष्ट्र में खासकर जहां ड्रोथ वाला रीजन है, लंबी जगह से पानी लेकर आना पड़ता है, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये काफी क्रिटिकल टॉपिक है देश के अंदर। आप लोग समझ सकते हो कि पानी के लिए शादी की जा रही है ताकि पानी को भरकर लाया जा सके। ये सिचुएशन आप लोग समझिए। ठीक है, तो इससे आप लोग उस कंडीशन की ग्रेविटी लगा पाओगे। फॉल इन द वाटर लेवल, ये तमिलनाडु में 76%, पंजाब में 72, केरला में 71, कर्नाटका, मेघालय, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और यहां पर देखने को मिलेगा। राइज इन द वाटर टेबल, जहां ऐसा है जहां पर पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, तो दादरा नगर हवेली हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों के पास में रखने हैं, आप लोगों को इनके ऊपर थोड़ा सा आइडिया इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। और वाटर वाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है आप लोगों से। ये एक और मैप है जहां पर पूरी कंट्री के अंदर में ग्राउंड वाटर सिचुएशन कहां पर क्या क्या है, कहां पर सेफ है, कहां पर सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लोटेड और जहां पर पानी जो है वो काफी रेतला आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक और स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कम से कम आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर वाटर क्राइसिस के बारे में आप लोग कुछ लिखने को मिले यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि 70% जो इंडियन, जो एक तरीके से है 70% ऑफ इंडियन वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है, यानी किसी न किसी तरीके से वो पोल्यूटेड हो चुका है। यानी कि जैसे कि आप लोग बात करें आज के डेट में, रिवर के पानी अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम कॉन्टेमिनेटेड हो चुके हैं। उसके अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री का वेस्ट आकर गिरते हैं। आप लोगों को देखा ना कि दिल्ली की जो यमुना रिवर है उसमें इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि वहां पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ा हुआ है, झाग आ जाते हैं उसके ऊपर में, इतना इंडस्ट्री का वेस्ट उसके अंदर में आता है। ये सिचुएशन है। ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी आप लोगों ने देखा, एक रिवर का पानी पीकर बीमार पड़ गए थे। बताइए रिवर का नाम क्या है? उस रिवर के मॉडल को लेकर गंगा रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन उसमें भी अप टू द मार्क अभी सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। हालांकि काफी इंप्रूवमेंट है, एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 75% जो हाउस होल्ड है उनके पास में ड्रिंकिंग वाटर उनके प्रीमाइस में है ही नहीं है, यानी कि दूर से उनको पानी लेकर आना पड़ता है। अपने खुद के घर में उनके पास में नल का नहीं है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। 84% जो गांव वाले एरिया में है उनके पास में पाइप वाटर नहीं है, जो अभी यहाँ पर सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये बातें हैं। ये जो डेटा है ये लगभग आप लोगों को 2018 का देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, पर लेकिन आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि सिचुएशन क्या है देश के अंदर में, वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि पानी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिस पानी को हम लोग छोड़कर ऐसे ही निकल लेते हैं, बेकार जा रहा है तो जाने देते हैं, वो हम लोगों को यहां से समझ में आएगा कि वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि पानी इतना बेकार क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इतनी सारी चीज पानी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, सोचो पानी के अंदर लेड भी पाया जा रहा है। ठीक है, पानी के अंदर आर्सेनिक, आयरन वगैरह, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सारी चीजें पानी के अंदर पाई जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एरिया में लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, कई जगह लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आती है, कई जगह लोगों को कैंसर हो रहे हैं, कई जगह लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को मतलब बचपन में ही चश्मे लग जा रहे हैं।
तो यार ये खाना पीना ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कत में है। और आज की डेट में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये डेटा यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद डेटा एक रिसर्च और एनालिसिस करके आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए आज के डेट में हर एक घर में कोई ना कोई आरओ का पानी यूज कर रहा है, कोई इस तरीके से, ठीक है। और जब आरओ वगैरह यूज करते हैं ये सारी चीजें, तो ये पानी के अंदर के जो मेन मिनरल्स है ना, जो शरीर के अंदर जाने चाहिए, वो उनको भी खत्म कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक साइड में कुआं है, दूसरी साइड में खाई है, पियो तो मारे जाए और ना पियो तो मारे जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 40% इंडियन वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है अनसस्टेनेबल वे में। अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले सस्टेनेबल समझिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि 5 पेड़ काटे और 5 ही पेड़ लगा दिए, तो ये सस्टेनेबल है, इतने ही काटे उतने लगा दिए। वो अलग बात है कि 5 में से कितने जिंदा रहेंगे, पर लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए उसी तरीके से ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो 40% पानी तो जो आता है वो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो ये देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की हालत जो है इतनी खस्ता है कि 122 कंट्री में अगर रैंक मानेंगे ना कि क्वालिटी क्या है हमारी कंट्री में एक तरीके से वाटर की, तो उसमें हमारी रैंक 120 है, यानी कि नीचे से टॉप करते करते हम लोग रह गए। तो पानी की ये सिचुएशन हमारे देश में, इतना पोल्यूटेड पानी पिया जा रहा है। मुझे याद आ जाता है हमेशा जब भी पानी के बारे में बात करता हूँ, जब मैं दिल्ली में रह रहा था उस टाइम पर जो हमारे मकान मालिक थे, तो यहाँ पर मैंने पूछा अंकल जी पानी कहाँ से आता है? अरे बेटा यहाँ तो यमुना का पानी आता है, बिल्कुल यमुना जी का पानी आता है, बिल्कुल साफ। मैंने कहा यमुना जी का पानी और वो भी बिल्कुल साफ? मैंने कहा अंकल जी न्यूज़ नहीं सुनते हो क्या? तो ये वाली बातें हैं, मतलब उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी आधी बार जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि अब बात करो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टंकी में क्लोरीन व्लोरीन डाल के उसको क्लियर करते होंगे, किसी दिन भूल गया बंदा, ठीक है, किसी दिन शादी में चला गया, चलो आज ऐसे ही चला देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बहुत ही बुरी हालत है। ये तो मैं कैपिटल की बात बता रहा हूँ, और एरिया की आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हाफ जो रूरल पॉपुलेशन है उनको बात करें तो वोटर के बारे में, तो ओनली हाफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एक्सेस है सेफ मैनेज वोटर की। खासकर गांव में ये फिर भी थोड़ा सही है क्योंकि जमीन में से पानी निकाला जा रहा है, वहां पर आसपास में कोई अगर इंडस्ट्री भी नहीं है तो वहां पर फिर भी जिंदगी थोड़ी सही चल रही है, ठीक है। ओनली 1/3 ऑफ अगर इंडिया के अंदर में देखे जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे बुरी बात तो ये है कि जो पानी बरस गया वो निकल गया, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट होना जरूरी है सोल्यूशन के तौर पर। तो ये कुछ ऐसी रीजन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता रहेगा आप लोग एग्जाम में तो इनके बारे में लिख ही पाओगे, इनका आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का। इसी के साथ में आप लोगों के आसपास में क्या दिक्कतें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ये जो स्लाइड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर से बोलूंगा, इसके ऊपर 2-4 स्टार चिपका लेना। स्टार के साथ में आप लोग सूरज और चांद भी चिपका लेना, ठीक है। क्यों? रीजन यहाँ पर कोज बताए गए इसके कि क्या क्या कोज हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि हमारे देश में आया, जिसकी वजह से जहां जहां पर भी चावल की खेती बढ़ी वहां पर पानी जो है जमीन के अंदर से दबा कर निकाला गया। इसी के चलते पंजाब में इसके ऊपर काफी आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में जहां पर पानी का लेवल काफी कम है वहां पर जो चावल की खेती दबाकर की जाती है ओनली किसके लिए? एमएसपी के लिए, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। तो इसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इन सब चीजों में। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, इसी के साथ में रेगुलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, और इसी के साथ में फेडरल इशू, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जब मुद्दा चलता है तो यहाँ पर ये सारा मुद्दा फिर यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसा इशू है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। यानी कि जब आप लोग देखोगे तो सेंटर स्टेट के बीच में रस्साकसी देखने को मिलेगी पानी को लेकर। इसीलिए कई सारे राज्य के बीच में लड़ाई आप लोगों को नजर आती है। देखा नहीं, कई सारे राज्य जो हैं जो खासकर अलग हो गए हैं वो रिवर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, दबाकर उनकी लड़ाई हो रही है। तो वो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट को लगा कि यार कुछ तो सुधारना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गई, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्विफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी हो गया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। पर लेकिन यहाँ पर मैंने बताया अभी ये कैसा एक फेडरल इशू है, फेडरल यानी कि संघ का इशू है, यानी कि सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबने अपने अलग अलग प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके नाम आप लोग देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये अभियान है किसका? राजस्थान का, ठीक है। जल युक्त सीबर, ये आप लोगों को महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। सुजलम सुबलम अभियान गुजरात का आ गया। मिशन काकतिया तेलंगाना का। नीरू चीटू ये आंध्र प्रदेश का हो गया। जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होना, जल जीवन हरियाली बिहार का है और जल ही जीवन ये हरियाणा का है, ठीक है। कुदी मरामथा ये आप लोगों को तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और ये मैच करने के लिए रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे गए। ऐसे इशू अक्सर आप लोगों से बन जाते हैं और आंसर राइटिंग में भी जब आप लोगों को लिखनी होती है ना ये चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। ये तो अवेयरनेस के भी प्रोग्राम है, अगर आप लोग आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसके चलते आप लोगों को प्रॉपर पानी पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि इसने ये सारी बातें बताई हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है एक हाईएस्ट बॉडी है हमारे देश में, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक साइंटिफिक सर्वे कराना, कहाँ कहाँ पर पानी की क्या क्या कंडीशन है, कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे डेवलपमेंट कैसे मैनेज किया जाए, अगर बुरी कंडीशन है तो कैसे सुधारना है, डोमेस्टिक कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो क्या उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी बातें ये चेक करता है। 1954 में बनाया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मैंडेट ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना, लोगों को अवेयर कराना, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करते रहना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैसे होना है कंट्री में, ये इसका विजन है। यानी कि हर घर जल लोगों को मिल जाए, उनकी जिंदगी जो है वो सही से चलती रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जो लोग हम लोग चुनकर भेजते हैं कि हाँ यार ये काम करेंगे, उनको काम क्या देते हैं हम लोग, हमारे लिए सड़कें बना दें, हमको पानी दे दें, हमको एम्प्लॉयमेंट दे दें, ये तो बेसिक चीजें होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी, मकान, ये सारी चीजें तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं। आप लोग ऐसा तो नहीं कि ये मानते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है हम लोग को एक तरीके से हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे। कोई मांगता है ऐसी चीजें कि गवर्नमेंट हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे? कोई नहीं आप लोग को ये बोलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से बेसिक चीजें मांगी जाती है, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, एक तरीके से खाना पीना मिल जाए, सस्ता सामान मिल जाए। तो ये एक डे बाय डे की जो जिंदगी होती है वो जीने का काम होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट चुनकर आती है। और जो ये काम प्रोवाइड नहीं करा पाती है, फिर उस जो गवर्नमेंट के वांदे लग जाते हैं, जैसे अभी कई कंट्री में लग गए पोल्यूशन की वजह से, जो लड़ाई की वजह से, यहाँ पर अभी ये जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसकी वजह से, या फिर कोविड-19 की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसकी वजह से खस्ता हालत हो गई है। ठीक है, एक ऐसी स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब हम लोग ने इतना पानी के बारे में जिक्र कर ही लिया है तो पानी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर कितना पानी है। जैसे कि अगर बात करें वेयर इज द अर्थ वाटर, यानी कि अर्थ का पानी कहाँ पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। फ्रेश वाटर ओनली 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो नमक खारा पानी है 0.9, ओशन के अंदर 96% वाटर है, यानी कि पृथ्वी का जो टोटल पानी है जो आप लोग देखते हो वो सारा का सारा पानी जो है वो आप लोगों को ओशन में नजर आएगा। ओशन यानी कि समुद्र, ये आसपास जो ब्लू रीजन देखना है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, आज ब्लू है पानी पानी, तो ये सारा ब्लू पानी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ओशन के अंदर मैक्सिमम पानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जमीन जो है वो गिना चुना एरिया है, बाकी सारा आप लोगों को ओशन के अंदर पानी यहाँ पर नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 76% पानी जो है वो ओशन में है, और वो सारा का सारा कैसा है वो यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली जो आप लोगों को ये पीने वाला पानी दिखता है ना, फ्रेश वाटर दिखता है, वो 2.5% है ओनली, जिसमें से अगर बात करें जो ग्लेशियर है जो पिघल पिघल कर ओशन में जा रहे हैं और कंडीशन खराब हो रही है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लेशियर और आइस कैप जो है वो लगभग 70% बोल सकते हैं, वैसे 68% है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो आप लोग निकालते हैं पानी वो 30% है। ठीक है, और इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है जिसको दिखता है ना, बड़ी बड़ी लेक हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो काफी कम आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप लोगों को 3% पानी देखने को मिलेगा। लिविंग थिंग्स पेड़ पौधों के अंदर, रिवर के अंदर आप लोग देखते हैं स्वैम्प, मार्सेस, लैंड जो है, सॉइल मॉइस्चर जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो इंडिया जो है 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में, और ओनली 4% हमारे पास में पानी है। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो घटती जा रही है, और 2050 तक जो यहाँ पर 1947 में पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पर 6042 आप लोगों को देखने को मिलती थी, ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ये 2001 में कितनी हो गई, 1816 हो गई, 2011 में और कम, 25 में 13, और 50 में यहाँ पर ये 1000 के करीब रह जाएगी। यानी कि पानी के लिए त्राहिमाम होना लाजमी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीजें मैंने बताया, इंडस्ट्री कितना पोल्यूट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इन चीजों के ऊपर फोकस देना जरूरी है, और अलग अलग राज्य को इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना कंडीशन जो है पानी के ऊपर लड़ाई होना लाजमी है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर कल को चलकर कोई ये बोल देना कि लोग जो है पानी के लिए कट कट कर मर गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अभी भी हो रहा है, कई सारे राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी ऐसा कि पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। तो पानी आप लोगों ने सुना कि एक तरीके से धरती के 76% जो वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 75% भाग पर पानी है, और ओशन भरा पड़ा है पानी से, और फिर भी हम लोग लड़ाई करेंगे पानी के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आप लोगों को पहले बोलता कि क्या पानी बेचा जा सकता है, तो आप लोग बोलते हर जगह पानी है, कौन पानी खरीदेगा। ठीक है, और वही पानी की बोतल आज के डेट में आप लोग खरीदते हो दूध से भी महंगी। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इस चीज की ग्रेविटी को।
एक क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो एक बार को मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो गया इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ पर कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कितनी जनता प्रॉब्लम है, वाटर वाइफ के बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की, जिसके बारे में याद रखिएगा। ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को अलग अलग एरिया में दिखाई, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सारी की सारी पीपीटी जो है ना आप लोगों को ये टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फ्यूचर में इनका रिवीजन भी कर सको। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और ये कई सारे ऐसे हैं, जैसे कि ये एक अलग टॉपिक है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है। ये ज्योग्राफी के अंदर पूरा एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो करंट और स्टैटिक हो गया, यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के साथ में। अब क्वेश्चन हो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 2014 में यूपीएससी ने साथ प्रस्तुत होकर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर अलग अलग चीजें दे डाली। पहला बोला गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा बोला गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीसरा बोला गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ये अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन में कितनी डाइवर्सिटी हो गई। यहाँ पर एक में एनिमल के बारे में पूछ लिया, टाइगर कंजर्वेशन, और दूसरे में गंगा रिजुवनेशन। तो ऐसे यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलती है। तो तैयारी जब आप लोग करोगे उसको कहते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि 360 डिग्री एंगल में आप लोगों को घूमना पड़ेगा, यानी कि 360 डिग्री में आप लोगों को चीजें घुमानी पड़ेगी अपनी तैयारी करने के लिए। और वो तब होगा जब प्रॉपर आप लोग स्टडी करोगे किसी टॉपिक की, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता है। ये आता है एक पर्टिकुलर कानून है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल, ये एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 इसके अंदर आता है। बाकी एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड के बारे में बता दिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप लोगों से हमेशा डिस्कस करता ही हूँ जब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात आती है, तो एक स्लाइड इसकी भी है। और नेशनल गंगा रिजुवनेशन अथॉरिटी, तो ये इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, कब कब ये बनाई गई है, थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ओके। यूपीएससी जो है उसको लगा कि ग्राउंड वाटर के बारे में या फिर पानी के बारे में लोगों को और ज्यादा पता होना चाहिए, तो 2020 में भी उसके द्वारा भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। उसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है उससे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला गया 36% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट हैं आर क्लासिफाइड एज द ओवर एक्सप्लोइटेड और द क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी मैंने बताया कितना था, 36 था, बताइए चलिए। ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर ये अथॉरिटी है इसके बारे में बात करें तो फॉर्म की जाती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तीसरा बोला गया इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ठीक है। तो अगर पहला तीसरा आप लोगों को पता है सही है तो दो तो आप लोग वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। पहला मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला था, ये लगभग 56 बोला था, ना कि 36 आप लोगों को बोला था। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा में यहाँ पर बताऊँ, वैसे टॉपिक काफी लंबा हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर दी, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो डायरेक्शन दी जाती है, तो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं जो पानी की कंडीशन, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड और सेमी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेड तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर जो है तो एक तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है मोर देन 100%, यानी कि जितना आ रहा है सारा निकाल ले रहे हैं। क्रिटिकल में 90 से 100 तक और 70 से 90 तक, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 56 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से 256 ऑफ ओवर, जो एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है कि यहाँ पर आज के डेट में जो कहानी जो है खराब हो रखी है इसके, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ पर बातें बताई जा रही है हमारी कंट्री में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा 39 मिलियन हेक्टेयर, चाइना के अंदर में 19 और यूएसए के अंदर में 17। तो ये याद रखिएगा, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि कौन सबसे ज्यादा पानी धरती में से निकाल रहा है, तो इंडिया, फिर चाइना और फिर यूएसए, और हम लोग सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि स्टार मार्क लगकर रख सकते हैं, ठीक है। तो यार ये था पूरे कई सारे आर्टिकल का कॉम्बिनेशन जो कि आप लोग के माइंड में अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चन, सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों को, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और इसी के साथ में कहीं डाउट हो तो कमेंट कर आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं। तो इससे आप लोग ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी को बर्बाद नहीं करना है, जल ही जीवन है, ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना, और दूसरों को भी बतानी है बातें ताकि पानी को हम लोग बर्बाद होने से बचा सकें, ठीक है। एक ये आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर नेटो के बारे में।
नेटो के साथ में इंडिया की भी बात हुई तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी जो कंट्री है उनको सदमे लग जाते हैं, खासकर इंडियन ओशन के अंदर में, कि इंडिया नेटो के साथ में क्या बातें कर रहा है। ठीक है, तो उसके चलते ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल बन जाता है, छोटा सा है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। नहीं, सच सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ठीक है, तो देखने में छोटा है पर लेकिन गंभीर आर्टिकल है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में, आप लोग करेक्ट इसको कर सकते हैं JCPOA 2 के साथ में। ठीक है, तो अभी न्यू दिल्ली यानी कि हमारी कंट्री की फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग हुआ किसके साथ में? नेटो। नेटो क्या है? ये एक ग्रुप है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही नेटो है जिसने यूक्रेन बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने जस्ट बोला था मैं नेटो ज्वाइन कर रहा हूँ, पुतिन को इतना गुस्सा आया, पुतिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये वही नेटो है जिसकी वजह से आज की डेट में अगर बात करें, हमेशा जब क्वाड ग्रुप की मीटिंग होती है तो चाइना बोलता है कि इंडिया तो नेटो का पार्ट बनने जा रहा है। तो हमारे सीनियर जो ऑफिशियल हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के यहाँ से सीनियर ऑफिसर, उनके द्वारा यहाँ पर बातें की गई नेटो के साथ में। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जैसे पड़ोस में चाइना की बदतमीजी चल रही है, तो नेटो के साथ में हम लोग कितना मिलकर काम करेंगे उसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री ना यार एक बड़ी ही न्यूट्रल टाइप की कंट्री है। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, पुराने टाइम पर जब यूएसए और यूएसआर आपस में लड़ रहे थे, उस टाइम पर हम लोगों ने नेम बना लिया। नेम मतलब दूर रहेंगे भाई साहब। नॉर्थ एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नॉर्थ अलाइंग मूवमेंट, यानी एक तरीके से मिलना नहीं है किसी के साथ में। हम लोग को अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से इंजॉय करना है। तो हम लोगों ने देखा कि न्यू बोर्न कंट्री है, नए नए अभी यहाँ पर हम लोग जो है आज़ाद हुए हैं, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से इंजॉय करेंगे, तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है, अब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में अपने अपने फायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यूएसए के सामने आकर खड़े हो गए जब रशिया के साथ में रिलेशन की बात करते हैं, हम लोग यूएसए के साथ में जाकर मिल जाते हैं जब चाइना के साथ में रिलेशन की बात करते हैं। तो हम लोग अपने स्टैंड जो है वो किसी कंट्री को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि उसके प्रेशर में आके चेंज कर रहे हैं। यूएसए ने पूरा प्रेशर डाल दिया, पर लेकिन रशिया के अपोजिट में नहीं गए हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी है कि हम लोग अपना देश जो है अपने हिसाब से चलाएंगे, ना कि किसी के प्रेशर में चलाएंगे। तो ये फिलहाल की गवर्नमेंट की काफ़ी एक अच्छी पॉलिसी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इज्जत भी काफ़ी बढ़ी है। ठीक है, तो इसी के चलते नेटो के साथ में बातें की जा रही है, वरना हम लोग इन सब लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते थे पास्ट में। जब मैं नेटो से पॉलिटिकल डायलॉग के बारे में बात कर रहा हूँ इंडिया के, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बातें हुई है, पास्ट में भी ऐसी बातें होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ब्रसेल्स में हुआ था, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है 2019 के अंदर में। और ऐसा नहीं है हम ही बातें कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान भी बायलेटरल डायलॉग यहाँ पर कर चुका है, नेटो के साथ में यहाँ पर इंगेज हो चुके हैं। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो भाई साहब तुमको मिर्ची क्यों लगी? अब हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बातें करने की, तो यहाँ पर नेटो में एक अच्छी बात मुझे क्या लगती है, उनके अंदर भाईचारा बड़ा अच्छा है। मतलब भाईचारा उनके अंदर ऐसा है कि एक नेटो को अगर आप लोग पीटोगे, नेटो के एक मेंबर को, तो सारे नेटो के मेंबर अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। यानी कि वही डायलॉग जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहुबली की अगर देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, सारे के सारे तलवार लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। वो कंडीशन है नेटो की। तो नेटो जो है पहले था कि यहाँ पर ये रसिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अब फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम पर तो यहाँ पर चाइना को एक तरीके से थ्रेट लेकर चल रहा है। अभी जहाँ पर भी इलेक्शन की बात की जा रही है, यूके के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि आते ही चाइनीज कंपनी को हम लोग यहाँ से हटा के भगा देंगे। ठीक है, तो चाइना के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन तैयार किया जा रहा है यूरोपियन कंट्री के अंदर में आज की डेट में, क्योंकि चाइना जो है वो अक्सर कंट्री को डेट ट्रैप में फांस रहा है। इसको कहते हैं कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाना। ठीक है, यानी कि सामने वाले इंसान को पैसे चाहिए, उसको बोले कि पैसे तो दूंगा और कहीं तुझे मिल नहीं रहे हैं तो भाई साहब मैं ना तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे दूंगा, यानी कि उसकी कमर तोड़ दो सामने वाले की, और कहीं से मिल नहीं रहे, तुमको ये पता चल गया तुम ही देने वाले हो तो उसका खून चूस लो। तो ये हरकतें चाइना करता है। अब नेटो का अगर व्यू के बारे में बात करें तो डायलॉग विद इंडिया जो है आगे कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो आने वाले टाइम पर खासकर इंडियन ओशन के अंदर में हम लोग बात करेंगे रीजनल और इसके अलावा भी कि कैसे शांति बनाई जा सकती है। और कल को चाइना अगर बदतमीजी काटता है तो अगर नेटो के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं तो काफ़ी सारा सपोर्ट हम लोग को यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, दुनिया में एक ऐसी कंट्री इजराइल है जो इंडिया को बोलती है, उन्हीं इंडिया का नहीं कहते कि इंडिया के साथ में बिल्कुल लव में है, नहीं कि तुम मरोगे तो हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे। तो हमेशा इजराइल ऐसी बातें करते हैं, कहता है कि कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे हम तुम्हारे साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो वो वाला अगर कोई दोस्त बन जाता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि हम जिएंगे ए मरेंगे ए दोस्त तेरे लिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर, और नेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को नेटो के बारे में होना चाहिए। ठीक है, नेटो जो था वो 1949 में यहाँ पर वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था। ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम के अंदर है,
इसका हेडक्वार्टर जिसकी लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कंट्री है यहाँ पर जहाँ से आप लोगों को ये कई बार क्वेश्चन ही पूछे आते हैं। ब्रसेल्स आप लोगों को ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोकेशन आप लोग जरूर देख लिया करो। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो अक्सर आप लोगों से उनके एरिया के बारे में वही पूछ लिया जाता है कि लोकेशन के बारे में। ठीक है, अलाइड कंपोनेंट कई देखने को मिलेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके अलाइड कई सारे, जैसे कि मोन्स बेल्जियम के अंदर में। ठीक है, वैसे हेडक्वार्टर यहाँ पर ही हो गया। इसी के साथ में कुछ कंपाउंड ऑपरेशंस के लिए यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा यहाँ पर बताया गया था एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इनका रहता है शांति बनाकर रखना, कि कोई भी अगर किसी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करे तो जो इसका एक बार मेंबर आ गया तो भाई साहब फिर नहीं देखना किसी को। ठीक है, फिर तो पटक देना है। ठीक है, पॉलिटिकल भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। यहाँ पर मैक्सिमम जो भी कंट्री इसका पार्ट बनी है वो मैक्सिमम आप लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलेगी। तो इससे फायदा क्या रहता है, इससे फायदा रहता है कि जहाँ पर चुनी हुई गवर्नमेंट आती है यहाँ पर उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो उससे देख तरीके से, जैसे नहीं आप लोगों से पूछो अगर दुनिया में एक यूरोप के अंदर में एक लोता आज की डेट में डिक्टेटर कौन सी कंट्री है, ठीक है बताइए, चलिए देखता हूं कौन बताते हैं यहाँ पर। तो एक अकेला डिक्टेटर वहां पर बना बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से कई बार जो है कंडीशन खराब होती है यहाँ पर नजर आती है। आज की डेट में इसके अंदर अगर कोई आप लोगों से मेंबर पूछ बैठे कि नेटो के अंदर टोटल मिलाकर कितने मेंबर हैं, तो टोटल 30 मेंबर है। ठीक है, रिसेंटली कौन सा मेंबर अभी ऐड हुआ है, ताजा ताजा नया नया अभी कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, एक मेंबर का नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पर। आर्टिकल 5 जो रिसेंटली इसका काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, कहता है कि इफ वन मेंबर ऑफ द अलायंस इज अटैक्ड इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पर कंसीडर किया जाएगा अटैक ऑन ऑल द मेंबर। यानी कि अगर ये वही आर्टिकल है जो कि कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक इंसान को अगर किसी ने अटैक कर दिया तो इसका मतलब है कि पूरे नेटो के ऊपर अटैक हो गया। तो नेटो उसको पर्सनली ले जाता है और फिर नेटो जो है वो लड़ाई में कूद पड़ता है। वो पावर जो है इसका आर्टिकल 5 देता है नेटो का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है नेटो की। इसलिए नेटो के सारे मेंबर अपने आप को शेर समझते हैं कि हाँ हम तो नेटो का पार्ट बन गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इवन यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा एडवांस जाकर अगर आप लोग देखोगे तो वेस्टर्न जो यूरोप है वो तो यहाँ पर न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है यूएसए के। यानी कि इतने एक्सट्रीम वे पर भी चीजें की जा सकती है। अगर कल को कोई कंडीशन बने कि यहाँ पर कोई सिचुएशन हो तो यहाँ पर न्यूक्लियर तक के चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर पावर तक इस्तेमाल की जा सकती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ऐसी नेटो के साथ में हमारा अलायंस बन जाता है और कल को चाइना कोई बदतमीजी काटता है तो यहाँ पर सोचो कि कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चाइना जो है वो अपने पैजामे से बाहर नहीं जाएगा और एक तरीके से हमारी कंट्री में कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में जो बदतमीजी काटता रहता है उसकी वो बदतमीजी भी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा प्रतिबंध लगेगी। ठीक है, तो ये चाइना कई बार बोलता भी यार ये तुम्हारी गलत बात है इंडिया, तुम ना ऐसे देशों के साथ में अपने कनेक्शन बना रहे हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ठीक है, तो इतना डर अच्छा है। उन्हें कहते हैं कि वो कहते हैं जैसे कि वो जो बाहुबली मूवी का डायलॉग नहीं है कि इस परिवार की बहू पे इतना गुस्सा अच्छा लगता है, तो चाइना के फेस पर इतना डर अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये बातें हैं बेसिकली। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक मीटिंग रही जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी नेटो, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कोई भी जैसी चीज़ें होती हैं आर्टिकल में कोई इस बात में समझ में नहीं आई तो उसको पूछ लिया कीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है यार जो रिसेंटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला है। बहुत सारे रीज़न इसके हैं यहाँ पर जो कि मैं सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगा और अभी अलग अलग रीज़न में ये न्यूज़ में था। अब तक आप लोगों को ये आसाम में देखने को मिल रहा था, अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये मणिपुर के अंदर में। बात करेंगे एनआरसी के बारे में। एनआरसी क्या है, क्या ये पहली बार तैयार किया जा रहा है, किसके बेस पर ये तैयार किया जाता है, किन लोगों के लिए हम लोग एनआरसी तैयार करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। कई सारे जो कन्फ्यूजन आप लोग के मन में इस टॉपिक को लेकर चल रहे होंगे वो आज सारे के सारे जो हैं यहाँ पर ध्वस्त होने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी सबसे पहले तो यार ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये तो बता दो पहले। ये अभी 60 मेंबर की मणिपुर के अंदर में एक असेंबली जो है उसके द्वारा रिजोल्व किया गया इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको एनआरसी बोलते हैं। ये यहाँ पर इस्टेब्लिश जो किया जा रहा है स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। ठीक है, तो इसके द्वारा तो मणिपुर के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर मणिपुर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है इसके साथ में नागालैंड, आसाम और मिजोरम बॉर्डर टच करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर म्यांमार टच करता है। तो इस एरिया में शांति रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर शांति नहीं रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम पे। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर प्रॉपर शांति जो है वो बनी रहे, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन भी हमारे डिफाइन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले मैं आप लोगों को बता दूं जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे।
और आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एनआरसी का, जिसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आप लोग बोलते हो। तो सबसे पहले तो एनआरसी है क्या, तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिलना चाहिए। तो एनआरसी जो है वो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। ये एक तरीके से एक लिस्ट है ऑफ ऑल सिटीजन, यानी कि जो भारत के अंदर जो सिटीजन है उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसको आप लोग एनआरसी बोलते हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिए। दूसरा, क्या देश में पहली बार तैयार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार जब ये तैयार किया गया था तो 1951 में किया गया था, और उस टाइम पर यहाँ पर ये 1951 का जो सेंसस था उसके बेस पर किया गया था। अभी यहाँ पर ये ओनली आसाम में हम लोगों को देखने को मिला था रिसेंटली अभी, और जो कि सेंसस के बेस भी नहीं था, यानी कि सेंसस जो बेस हुआ करता था वो बेस यहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है यहाँ पर। ये अभी यहाँ पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेयर यहाँ पर देखने को मिला। When will the current NRC be completed? तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है कि ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कोर्ट तक चीजें पहुंच गई। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है पूरा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जा रही है जो कि बार बार न्यूज में आ जा रहा है। पहले आसाम को लेकर था, अभी यहाँ पर ये मणिपुर को लेकर न्यूज में आ गया। कई सारे राज्य बोल रहे हैं कि हम भी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, पर लेकिन प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर चीजें देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहले जब हम लोगों ने आसाम के लिए इसको इंप्लीमेंट किया तो उसके पीछे कई सारे रीजन थे। आप लोगों को पता है कि 1971 में एक लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो उस टाइम पर पाकिस्तान के द्वारा बेहद अत्याचार किए गए थे बांग्लादेश के अंदर में। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग बांग्लादेश से निकलकर इधर हमारे देश में आकर रहने लगे थे, और तब से लेकर वो हमारे ही देश में रह रहे थे। अब हमारे देश में रह रहे हैं तो यहाँ पर एक इंसान को अगर कहीं पर कोई, मान लीजिए एक को बच्चा है, उसको कहीं पर जाकर कोई फॉर्म भरना है तो अपना आधार कार्ड उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर उसका वहां पर जो है वो फॉर्म अपना कंप्लीट कर पाएगा। पर लेकिन अगर उनके पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो देश के अंदर वैसे आकर रहने लगे, तो उसको कैसे लेकर चला जाए, तो ये पूरा फोकस यहाँ पर निकल कर आया। तो उसी के चलते जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए जो कि आप लोगों को दिखाने कि इनमें से आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। पर लेकिन जो अपने देश का है ही नहीं, वो यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो उनके पास में ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करने की क्षमता थी, यानी कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिर सिटीजन किसको माना जाएगा? बोला जा रहा है कि दोज हुज नेम वर इन द 1951 एनआरसी। तो यहाँ पर जो 1951 के एनआरसी में थे, ठीक है, और यहाँ पर एनी इलेक्ट्रोल रोल के अंदर में, ठीक है, खासकर जो यहाँ पर मिड 24 मार्च 1971, तो इसके बेस पर यहाँ पर ये लिस्ट तैयार की गई, क्योंकि वही टाइम है जब यहाँ से बांग्लादेश से जो है काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर आए थे, और टाइम टू टाइम इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसके चलते आसाम वाले काफी चिंता में रहते थे, क्योंकि आसाम वालों को ये लगता था कि बाहर के लोग आकर हमारी जो जमीन पर यहाँ पर हक जता रहे हैं, यहाँ पर इंप्लॉयमेंट चाहिए उनको, हमारे देश हमारे एरिया में वैसे ही लोगों को जो है जॉब प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही है। तो इसके चलते एक आसाम अकॉर्ड भी साइन किया गया था राजीव गांधी जी के टाइम पर। हालांकि इसके अंदर भी कई सारे अपडेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिले, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि एनआरसी के बारे में, तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल भी इसको लेकर हुआ। हालांकि मई 2005 से जो है चीजें स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, और अभी यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट जो था जो इसका रिलीज किया गया था वो 1 जनवरी 2018 में यहाँ पर रिलीज किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पर इससे बाहर रख दिए गए थे। यानी कि आउट ऑफ द करंट 32.9 मिलियन एप्लीकेशन में से 4 मिलियन जो है यहाँ पर, ठीक है, तो उनको स्टेटलेस बता दिया, यानी कि लगभग 40 लाख के करीब लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं कर पाए और उनको ढंग से देखा भी नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फाइनल प्लान लेकर आओ भाई आप। तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। तो इसी के चलते अभी बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेम पैटर्न जो आसाम के अंदर चला उसके बारे में मणिपुर के अंदर। आसाम में जो एनआरसी हुआ था उसका पीछे रीजन क्या था? आसाम में इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग गए थे। अभी म्यांमार के अंदर में पिछले 1 साल से ज्यादा से यहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिलिट्री जो है उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जो है अभी यहाँ पर मणिपुर के अंदर आकर रहने लगे हैं। तो इसलिए मणिपुर के अंदर यहाँ पर ये बेसिक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा।
मणिपुर वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। जो कोई आउटसाइडर यहाँ पर आता है, कोई फॉरेनर आता है, ठीक है, कोई एलियन कल्चर का कोई इंसान आकर यहाँ पर रहने लगता है, तो इनको दिक्कत फेस होने लगती है उसकी वजह से। तो इसलिए चाहते हैं कि कोई भी बाहर का ऐसा इंसान जो है जो कि इनसे डिफरेंट हो, अपने घर में आकर यहाँ पर इनके बीच में न रहे। इनके जो टोटल इनकी खुद की कम्युनिटी है, जहाँ पर नॉन ट्राइबल, जिनका नाम है यहाँ पर मैथी लोग, ट्राइबल नागा और इसी के साथ में कुकी जोमी ग्रुप, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यानी कि इनके अलावा अगर कोई भी जैसे म्यांमार के साथ में यहाँ पर इनका जो पर्टिकुलर जो एरिया है वो टच करता है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है 398 किलोमीटर, ठीक है। तो वहां पर अभी मिलिट्री की कुकी वैसे यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे। मेजोरिटी जो यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आप लोगों को अलग अलग कम्युनिटी से देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे एरिया में। मेजोरिटी पीपल जो कि आ रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ पर बिलोंग टू द कुकी या चिन कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर कुकी जोमी था, यहाँ पर चिंतोथानी, तो ये अलग कम्युनिटी के आ रहे हैं, ठीक है। ये जो कुकी जोमी जो है ये मणिपुर में और मिजोरम में आप लोगों को देखने को मिलती है, मिजो कम्युनिटी पर, लेकिन यहाँ पर ये नई कम्युनिटी अभी आ रही है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी जुलाई के महीने में 7th मणिपुरी जो स्टूडेंट है ऑर्गेनाइजेशन और 19th ट्राइबल और मिक्स ग्रुप जो है उनके द्वारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को डिमांड सबमिट की गई कि भाई साहब एनआरसी कराओ यहाँ पर, जिसके चलते हमारी कंट्री में हमारे पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन आ रही है यहाँ पर बाहर से उसको हम लोग टैकल कर सके। तो इसके चलते अभी यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि एनआरसी को लेकर आना है। यानी कि पीछे बहुत बड़ा रीजन आप लोग बोल सकते हैं आसाम में यहाँ पर बांग्लादेश था और मणिपुर में अभी यहाँ पर आप लोग म्यांमार बोल सकते हैं, जिसके चलते ये चाह रहे हैं कि हमारे एरिया में भी एनआरसी का पता चले, इससे सिटीजन कौन है और बाहर का कौन है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो बाहर का नॉन सिटीजन जो आ रहा है उसको फिर यहाँ से साइड में किया जा सके, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि पर्टिकुलर कल्चर में जब कोई बाहर का इंसान आकर रहता है तो उस कल्चर के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है ये उस इंपैक्ट से अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये बेसिक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस रीजन की वजह से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट अपने देश में आप लोग कहीं भी घूम सकते हो, ये आप लोगों को अधिकार है, पर लेकिन कुछ अगर कहीं पर आप लोग एज ए टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हो तो वहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप लोग रह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ये इनर लाइन परमिट था। अभी ये इनर लाइन परमिट जो है ये मणिपुर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीका टेम्परेरी ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेते हैं जो कि अलाउ किया जाता है ट्रेवल करने के लिए इंडियन सिटीजन के लिए इन प्रोटेक्टेड एरिया में। हालांकि ब्रिटिश टाइम पर यहाँ पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो ये हुआ करता था 1873 का, अभी यहाँ पर मणिपुर के द्वारा जो सिस्टम यहाँ पर लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, अबोलिश कर दिया गया था यहाँ पर 1950 में, अभी फिर से यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मणिपुर गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि अप्रूव किया जाएगा 1961 के बेस ईयर रखा जाएगा ताकि नेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके यहाँ पर, इसको ध्यान में रखते हुए कितने लोग यहाँ के हैं और कितने लोग बाहर के यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के चलते 2021 में हमारी कंट्री में जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ में बॉर्डर गार्डिंग जो फोर्स है उनको बोला, खासकर आसाम राइफल को, कि इलीगल जो भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं म्यांमार से उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जिसमें आप लोगों को कोई पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर टच कौन करता है इन चारों राज्यों में, ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा है इन एरिया में। तो ये एरिया बार बार बोल रहे हैं कि यार इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, और ये खुद नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जा जाकर बोल रहे हैं कि क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो मुद्दा है, वो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नजर आएगा। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार इस मुद्दे को लेकर गुहार लगा रहे हैं। एनआरसी के अभी किसी और राज्य में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आसाम में यहाँ पर अभी पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया जिनके द्वारा डिसाइड किया गया कि कौन सिटीजन हो गए यहाँ पर। नागालैंड के अंदर में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड ये लाया गया यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था उस टाइम पर, कई सारे आर्टिकल भी आए थे, आप लोगों को याद होगा। इनके द्वारा चेक करने की बात की जा रही है। और अभी मणिपुर यहाँ पर इस कैटेगरी में आ गए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य अभी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया 1951 में यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके बेस पर यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो टाइम टू टाइम जो कोई ऐसी चीजें होती हैं इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पूरी एनआरसी की इन्फॉर्मेशन बता दी, क्या क्या प्रोसीजर चला है यहाँ पर, अभी क्यों रीजन है कि यहाँ पर मणिपुर में किस लिए यहाँ पर इसको टेंशन में लेकर आ गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर चलते हैं, और यहाँ पर पूरा मुद्दा आप लोगों को समझा दिया नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पर है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसको घोट, वो नहीं कहते कि इसको घोल कर पी जाओ, ताकि किसी को आप लोग पढ़ा भी सको। इस तरीके से टॉपिक आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकता है। टॉपिक को इस लेवल पर तैयार करना है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। इनर लाइन परमिट जो है एक टेम्परेरी ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है जो अलाउ करता है इनरवर्ड ट्रेवल ऑफ एनी सिटीजन इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया, वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द ब्रिटिश एरा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो इनर लाइन परमिट है जो हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया है वो अंग्रेजों के द्वारा जो इंप्लीमेंट किया गया था, तो यहाँ पर किसके बेस पर इंप्लीमेंट किया जाता था? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वॉइसराय। तो ये याद रखिएगा, आप लोगों को पता है हमारे देश में 1857 की क्रांति के बाद में जो गवर्नर जनरल था, नॉर्मली वॉइसरॉय जो था वो मेन लीडर बन गया। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। अगर ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जिसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे यहाँ पर 1773 में, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग का नाम आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, ठीक है, यहां पर ये चार्टर आया 1853 का, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने फिर यहां पर, और फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस पर यहां पर इसको बनाया गया। ठीक है, जो कि यहां पर निकल कर आए। इसके बाद में फिर वॉइसराय होने लगे यहां पर 1800 से लेकर, यानी कि लास्ट है, सॉरी फर्स्ट नहीं, यहां पर ये इस टाइम तक ये चला यहां पर। ठीक है, 1858 से, और फिर यहां पर वॉइसराय आने लगा था, यानी कि 1833 से लेकर 1858 तक का यहां पर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का फंडा चला। उससे पहले यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उससे पहले गवर्नर बंगाल था। तो यानी कि डेजिग्नेशन ऐसे चेंज हुआ और फिर यहां पर वायसराय हो गए। 1847 से लेकर 50 तक का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी रहे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था ये क्या था यहाँ पर? ये वॉइसराय का टाइम ड्यूरेशन था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वॉइसराय था क्योंकि 1853 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होंगी तो कभी भी आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। और बात की जा रही है यहाँ पर मणिपुर के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं यार। टॉपिक को तैयार करो कि मैप बेस भी तैयार हो गया, हिस्ट्री भी तैयार होगी, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एनआरसी के बारे में पता चल गया। एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी सिटीजनशिप के बारे में, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट सेकंड में आप लोगों को सिटीजनशिप देखने को मिलता है, पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल कितने तक सिटीजनशिप आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन कौन बताता है। पार्ट 3 में आप लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएस भी देखने को मिलता है। तो ये पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉपिक को शानदार तरीके से तैयार करो ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो माइंड में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक देकर जरूर बताना। 1 सेकंड लगती है इसमें, आप लोगों को पता चलता रहता है कि कैसा आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बातें करूंगा कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और कई सारी ऐसी अवेयरनेस के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगी जिनसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ये स्केल के बारे में मैंने पहली बार सुना, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई स्केल होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर टनर स्केल। ठीक है, तो जब मुझे पता चला तो मैंने बोला कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताया जाए ताकि पता चले कि कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि बीएमआई इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, तो कल को चल के अगर टनर स्केल के बारे में पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो टनर स्केल है यहाँ पर, इसको सेक्सुअलिटी, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो कितना सेक्सुअली मैच्योर है, तो ये उसके बारे में भी यहाँ पर पता चलाते हैं। जैसे बॉडी के कई सारे पार्ट होते हैं तो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में पता चलाता है, उसके चलते यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक बच्चा है या फिर वो एक पबर्टी एज में आगे ट्रांसफॉर्म होके वो एक युवक बन रहा है, एक लड़की है वो एक तरीके से किस तरीके से अपनी पबर्टी एज में से जा रही है, तो उसके बारे में पूरा स्केल रहता है यहाँ पर। तो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं उनका क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ये बताता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर बॉयज से रिलेटेड यहाँ पर जैसे हेयर ग्रोथ हो गया, ठीक है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, चेस्ट हो गया, इसी के चलते लड़कियों में जाएंगे तो ब्रेस्ट हो गया, पबर्टी एज जो उसमें हेयर ग्रोथ हो गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें स्केल रहते हैं, 1 से लेके 5 तक का स्केल इनके द्वारा दिए जाते हैं कि किस किस बेसिस पर यहाँ पर क्या क्या बढ़ता है। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, जब आप लोग जाएंगे इसको सर्च करेंगे उसके ऊपर, जो विकीपीडिया के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को वहां पर मिलेगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। आप लोग बोलोगे कि इस स्केल का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, कि क्या कोई इसका कोई इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा स्केल अगर रियलिटी में है भी क्या, तो अगर कोई ऐसा स्केल है तो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जी हाँ ऐसा स्केल है यहाँ पर। तो ये जो स्केल होता है यहाँ पर, ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर जो आगे चलकर यहाँ पर उसकी बॉडी में किस तरीके से जो सेक्स का, जो उसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये स्केल यहाँ पर डिवाइड, ये एक तरीके से यहाँ पर बनाया गया था 1969 में, जिनका नाम था यहाँ पर जेम्स टनर।
तो उनके द्वारा जो ब्रिटिश जो एक पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा यहाँ पर ये स्केल बनाया गया। और इस स्केल का फायदा क्या होता है, जब HIV का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जो HIV रोग होता है जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन एक एडल्ट है या फिर ये एक एडोलेसेंट है या फिर किस एज का पर्टिकुलर पर्सन है। उसी के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पबर्टी एज के बारे में कई बार बातें की जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन करना कि एक तरीके से एज क्या है इस पर्टिकुलर पर्सन की, और उसके बेस पर कई बार कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि इलाज के साथ साथ में कई बार क्रिमिनलिटी के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन किस एज में क्या क्रिमिनलिटी कर रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा टर्नर स्केल के बारे में। ठीक है, कितने ऐसे SLV फैमिली मेंबर है जिसको इस स्केल के बारे में पता था, तो बताइए आप लोग। मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ में इसको शेयर किया जाए, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कल को क्वेश्चन ही बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बनता है, ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में तो आप लोग इसको MPC बोल देते हो, पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एक कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जिसके थ्रू ये बनाई जाती है, वो है 1934 का एक्ट, और इसमें इनका टारगेट रहता है कि आप लोगों को इन्फ्लेशन को चेक करना है। तो उसके द्वारा अभी यहाँ पर बताया गया कि इन्फ्लेशन जो है वो अनएक्सेप्टेबल और एक तरीके से अनकंफर्टेबल हाई ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं है उसकी वजह से ओनली, वो भी एक रीजन है, पर लेकिन मेन रीजन इंटरनेशनल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस हाई होना, रसिया और यूक्रेन का एक तरीके से वार होना, कोविड-19 का इंपैक्ट आप लोगों ने पहले देख ही लिया। उससे पहले हमारी कंट्री में हालांकि प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे डीमोनेटाइजेशन किया गया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। GST को इंप्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद में वो बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। ब्लैक मनी को लेकर कई सारे इशू देखने को मिल रहे थे, तो ये टाइम टू टाइम चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल इशू बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था 1934 में कि जो पॉलिसी रेट है, खासकर रेपो रेट जो है उसको ढंग से चेक किया जा सके। रेपो रेट मतलब जब नॉर्मल बैंक जो होते हैं वो यहाँ पर पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको यहाँ पर रेपो रेट के ऊपर यहाँ पर ये पैसा देता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, खासकर मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसे की जो आवागमन बढ़ाने के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर ये, खासकर अगर बात करें रेपो रेट। अभी यहाँ पर ये जो कमेटी है MPC, इसके अंदर 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 तो RBI के रहते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसी रेट जो है वो रहने वाला है। तो एक तरीके से वो तो चीजें निकल कर आती है और इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि 4+-2 जो है वो इन्फ्लेशन इनके द्वारा रखा जाता है। जब ये पहली बार कमेटी बनाई गई 2017 में, तो उस टाइम पर बोला गया इसका जो टारगेट है 2022 तक रखने वाला है 4+-2। फिर 22 में आकर लगा कि अभी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, अब फिर इसको कंटिन्यू कर दिया गया आगे भी। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो इसके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर रिपोर्ट की गई कि फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये कैटेगरी में आ गया है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी को भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हो। याद रखिएगा, जब कहीं पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने की हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों का काम होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग पूछ दोगे, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर 7वें शेड्यूल के अंदर, संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची भी होती है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है एजुकेशन को। तो इसलिए यहाँ पर दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फुल्ली जो फंक्शनली जो अगर बात करें यहाँ पर लिटरेट पर्सन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो अपना नाम लिख सके, ठीक है, इसी के साथ में गिनती काउंट कर सके, रीड और राइट यहाँ पर कर सके। तो अगर कोई पर्सन ऐसा कर पाता है तो इसका मतलब वो लिटरेट की कैटेगरी में आता है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो भी पॉलिटिशियन है वो सारे लिटरेट हैं। हालांकि अगर कई बार कई नाम भी लिखना नहीं जानते, अंगूठा लगाते हैं, तो वो भी बोला जाता है कि पियून के लिए तो हमारी कंट्री में कम से कम 10वीं 12वीं होनी चाहिए। क्या पॉलिटिशियन के लिए कोई भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? कई बार उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो वो आप लोग बताइए होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बातें की जा रही है। तो लिटरेसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन यार एक ऐसी चीज है ना, किसी कंट्री को अगर आप लोग ढंग से चेंज करना चाहते हैं तो आराम से शांति में आंख बंद कर एजुकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। वो कंट्री का फ्यूचर जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही उम्दा नजर आएगा। और अगर इसी को इग्नोर किया जाएगा तो फ्यूचर जो है वो गड्ढे में भी जाता हुआ नजर आएगा। ये बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है।
ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए टॉपिक बन सकता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछे कि एक्वा बाजार ये ऐप क्या है, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई, ठीक है, तो किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, डायरेक्ट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर, इनके द्वारा डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर एक्वा बाजार ऐप। ये किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कल को चलकर आप लोग मछली पकड़ते हो तो मछली पकड़ के आप लोगों को उनको बेचना है तो ऑनलाइन आप लोग उनको बेच सकते हो, उसके लिए यहाँ पर एक मार्केट तैयार यहाँ पर की जा रही है। तो इससे फायदा क्या रहेगा, इससे फायदा ये रहेगा कि आसानी से आप लोग जाकर अपना सामान जो है वो बेच सकते हो, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसका बेसिक पर्पज यही था कि ढंग से यहाँ पर जो मछली पालन वाले एरिया है उसमें अच्छे से फायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पर्पज से हिसाब से यहाँ पर ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। मतलब क्या इसका मतलब ये कि जो स्कीम है इसमें जब पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और जो यहाँ पर खासकर जो हिमालयन स्टेट है वहां पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। पर लेकिन दूसरे राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है जो नॉर्मल राज्य है। और यूनियन टेरिटरी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आगे सारी चीजें 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसे यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती है। अभी ये जो स्कीम है 2020-21 में लाई गई और इसका टारगेट 2024-25 तक का है। 5 साल तक चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करना, अच्छा खासा पैसा भी इसके लिए दिया गया था। अभी ऐप बनाया गया इसके लिए और जो ऐप है यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा मिलकर ये ऐप डेवलप किया गया ICAR और इसी के साथ में CIFA, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐप है ये नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली जो है डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा फंडेड किया गया है। अब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, ये स्टैब्लिश किया गया था 2006 के अंदर में, इसके बारे में याद रखेगा। और ये मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री में फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरिंग है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। इसका बेसिक पर्पज यही रहता है किस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आगे लेकर चलना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है। तो न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है और फर्स्ट टाइम इस तरीके से जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर ये बेसिकली जिसका नाम है यहाँ पर तिलपिया फिश की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, TILAPIA, जिसको यहाँ पर एक्वा चिकन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर लॉन्च किया गया 2020 में स्कीम जो मैंने बताया ब्लू रिवोल्यूशन के तहत यहाँ पर आती है। कई सारे रिवोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कैसे सस्टेनेबल तरीके से हम लोग फिशरी या फिर जो खासकर पानी के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं उसके ऊपर फोकस देता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये फिश प्रोडक्शन को इनहेंस करने की बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग 137 लाख जो मीट्रिक टन है वो लेकर यहाँ पर आगे इसको लेकर बढ़ रहे हैं और अच्छे लेवल पर यहाँ पर बात की जा रही है। फिलहाल के टाइम पर इतना था, अभी इसको 220 लाख मीट्रिक टन पर ले जाने की बात की जा रही है। लगभग मोटे मोटे तौर पर लगभग थोड़ा बहुत छोड़ देगा तो डबल के लगभग ले जाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री में, कोस्टल राज्य कितने हैं जरा बताइए हमारे देश के अंदर में, तो उनको जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा इससे देखने को मिलेगा। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो बेसिक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस, ये कहाँ पर देखने को मिली? अभी शिमला के अंदर देखने को मिली, ठीक है। तो एक ये अगस्त के महीने में भी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं इनके बारे में। तो ये कंप्लीटली यहाँ पर वुमेन के ऊपर फोकस दे रही थी, ठीक है। इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनस जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये CSIR और KPTI के द्वारा लॉन्च किए गए पुणे के अंदर में। तो ये एक छोटा सा आइडिया रखेगा। आने वाले टाइम पे हम लोग ऐसी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। विजय शेखर शर्मा जो है वो यहाँ पर पेटीएम के MD और CEO रहने वाले हैं अनदर 5 ईयर के लिए, जो कि अभी यहाँ पर ये एक छोटी सी न्यूज़ है। पेटीएम की खस्ता हालत हुई थी रिसेंटली, अभी शेयर जो है डाउन हो गए थे, अलग से अकाउंट भी नहीं ओपन करने दिया जा रहा था। अभी फिर से यहाँ पर इसकी चीज़ें इंप्रूव की जा रही है, ठीक है। सोमालिया गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो उसके अटैक देखने को मिला था यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा शांति आ रही है अभी। तो 20 के करीब लोगों की जान गई थी और इसका याद रखिएगा मोगादिशु इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी सोमालिया की। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये है सोमालिया, ठीक है। तो ये कंट्री है यहाँ पर जहाँ पर काफ़ी बार उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है।
वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है ये 20 तारीख को सेलिब्रेट किया गया, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 1897 में यहाँ पर डिस्कवर किया गया था सर रोनाल्ड रोज के द्वारा कि फीमेल जो मच्छर है यानी कि एनोप्लीज जो मॉस्किटो है उसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसी के साथ में रिमेम्बरेंस डे के बारे में मैंने डिस्कस किया था। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो 21 को, यहाँ पर ये भी 21 को, ठीक है। पाकिस्तानी सिंगर जिनका नाम था यहाँ पर न्यारा, ठीक है, न्यारा नूर जो है वो अभी बीच में नहीं रही। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। स्पोर्ट्स में एक यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, बॉक्सिंग जो यहाँ पर चैंपियन है तो यूक्रेन के, उनके द्वारा यूके के हरा दिया गया है। ये इनके नाम है, उल्टे सीधे से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे रहते हैं कि है ना, नाम भी इनको पढ़ो तो ऐसा रहे कि जीभ भी मूड टूट जाए, ऐसे ऐसे नाम यहाँ पर रखे जाते हैं। अगर आप लोग इनको देखोगे, टेंशन मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, इनका नाम है ओलेक्जेंडर उस्की, ठीक है। इनके द्वारा जो डिफीट किया गया ये है एंटोनी जोशुआ। तो यहाँ पर ये देखने को मिला जदहा के अंदर में। अब ये कहाँ पर है ये आप लोग को बताना है, ये लोकेशन कहाँ पर है आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर कंट्री या फेयर कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसका नाम है कीनिया। कीनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लेक विक्टोरिया है उसका भी कुछ पोर्शन आप लोगों को कीनिया के अंदर देखने को मिलेगा। नैरोबी इसकी कैपिटल है। तो ये आज की कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार न्यूज़ में भी रहती है यहाँ पर। अगर बात करें अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि विलियम रूथो जो कि डिक्लेयर किए गए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आई थी। बाउंड्री आसपास की जो कंट्री है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिचुएटेड इथोपिया हो गया, इंडियन ओशन की साइड में लेक ऑफ विक्टोरिया, युगांडा, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफिकल कुछ पीक्स हैं यहाँ पर, ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में, माउंट कीनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ लेक्स भी हैं यहाँ पर, तुर्कैना और लेक विक्टोरिया, ठीक है। डेजर्ट भी है यहाँ पर जैसे न्यारी, और इसी के साथ में यहाँ पर चाला भी, ठीक है, CHALAB। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो मैं बेस्ट लोकेशन भी आप लोगों की यहाँ पर इंक्लूड करके चल रहा हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट देखने को न मिले, ठीक है। और वैसे यहाँ से यार मुझे आप लोगों से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, जो भी वोकेबलरी मैं आप लोगों को रेगुलरली देता हूँ, आप लोग उसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हो, ठीक है। अगर बोलो तो यार फिर वही बात है कि मैं बंद कर देता हूँ और इनको क्यों मेहनत करवा रहे हो। इस स्लाइड को लगाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सारी चीज़ों को इनको सर्च करना, फिर उस तरीके से इनको लगाना। तो आप लोग अगर इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो क्यों मेहनत करा रहे हो, ये तो बता दो मुझे। ये बोल दो कि सर बंद कर दो इसको, ठीक है, यस लिख देना बस एक बार, बाकी मैं अपना आप देख लूँगा, ठीक है। मेरे डेली के 5-7 मिनट 10 मिनट बच जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता नहीं है कि एक स्लाइड बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर आप लोग उनको ढंग से देखोगे ना, PPT बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उसके लेक्चर क्रिएट करने में उसका आप लोग समझो कि उसका 1/4 टाइम लगता है, ठीक है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा लो कि पूरी PPT बनाने में कितना टाइम लगता होगा। यानी कि लेक्चर अगर 1.5 घंटे का है, उसमें आप लोग उसका 1/4 कह रहा हूँ मैं, पूरा जो PPT बनाने में टाइम लगता है। तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत रहती है इन PPT के पीछे। तो यार उसको इज्जत दिया करो, मेहनत को थोड़ी सी, ठीक है। इज्जत देने का मतलब क्या है कि पार्टिसिपेट किया करो। जो भी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कोई देते हो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है, ठीक है। आज के सैलरी कमांडो है महनाज, इनके द्वारा शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर दिए गए, अच्छा लगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। ये है सी जिनपिंग, ये आज के डेट में चाइना के प्रेसिडेंट हैं और ये चाहते हैं कि चाइना को एक तरीके से डिक्टेटर कंट्री के ओर लेकर यहाँ पर ये चल रहे हैं। अपना इतना दबदबा चाइना के ऊपर रखते हैं कि चाइना जो है एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं नेशनलिज्म के नाम पर यहाँ पर एक तरीके से काम चल रहा है। उसके चलते यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जिस तरीके का रवैया लेकर चल रहे हैं, आसपास के देश के अंदर सारे रिलेशन जो इनके मैक्सिमम खराब है, कुछ देशों को छोड़कर। मजबूरी है रसिया की, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, वरना उसके अलावा अगर आसपास में देखोगे कोई भी देश ऐसा नहीं है जो दिल खोल के बोल सके कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा हर जगह ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी, मतलब दर गिरा हुआ इंसान कह सकते हैं ना आप लोग किसी को, तो इसके लिए वो शब्द जो है वो बुरा नहीं होगा। इतनी हरकतें ये करते हैं आज के डेट में, हर एक देश के साथ में इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। चलिए जो भी आप लोग ये 2 अच्छे शब्द क्या है इसके लिए आप लोग बताएगा। कल 2 क्वेश्चन के आंसर यार आप लोग चेक कर लेना, ये गलती से थोड़ा गलत हो गए, एक्सट्रीमली सॉरी, पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर एंटी सैटेलाइट के बारे में DRDO के साथ में इसरो है यहाँ पर, तो एक गलती से यहाँ पर B लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नीचे दे रखा है, इसको समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर आधार वाले में देखने को मिला, तो यहाँ पर C लिखा हुआ था जबकि D है, यानी कि दोनों आंसर गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर D हो गया, तो इनको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो ये गलती से मतलब इनके आंसर जो है थोड़ा सा गलत हो गए थे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है उनके आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, उनको जाकर आप लोग देख लेना। क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, उसका आंसर आप लोगों को देना है, और PDF आप लोग जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती है। तो अपना ध्यान रखिए अच्छे से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो फायदा पहुंचा रही है तो PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। और इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।